मैं रियलिटी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। उस टाइम में सीखना शुरू कर, कहीं से भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा कहीं से कुछ कोर्स लिया, सीखा, स्किल डेवलप हो गई। फिर उस स्किल को कैसे तुम यूज कर सकते हो, यहीं से मुझे वो एग्जांपल याद है जैसे तुमने बताया था कि आजकल बहुत बिगनर एनीमे बना रहे हैं। एनीमे को मुझे ना सच बताऊं, एनीमे खुद एक अपने आप में आर्ट स्टाइल है। कई बार क्या होता है कि बिगिनर्स बहुत सारे आर्टिस्ट को डीएम करते हैं। आज भी अगर मैं बताऊं, मेरे पास क्लाइंट से ज्यादा आर्टिस्ट के डीएम आते हैं इंक्वायरीज के लिए, और एज अ क्लाइंट बन के आते हैं स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए। लोगों के अंदर क्वेश्चन होता है कि इसमें अर्न कैसे करें। आप खुद ही पे करने के लिए तैयार नहीं हो। बिल्कुल सही बोला यार। खुद ही अपने ऊपर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं हो तो सामने वाला कैसे करेगा आपके ऊपर इन्वेस्ट। जंग लड़ने जा रहे हो बिना उसके कवच के, तलवार भी नहीं है हाथ में जंग लड़ने निकल गए हैं, है ना। अगर आप क्लासेस कर सकते हो तो मैं बोलूंगा 100% आपको करना चाहिए। कोई कोर्स हो, कोई लाइव क्लासेस हो, आपको 100% ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बेसिक से सीखोगे किस तरह से करना है तो आप सीख जाओगे स्टार्टिंग से। अब मुझे पता है कि मुझे दिखता है कि ये चीज़ ना ऐसे हो सकती है, कर लूंगा मैं, तब कॉन्फिडेंस है, नहीं तो मैं कब का छोड़ चुका होता है इस आर्ट फील्ड को। राइट, सही बोल रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल सही। क्लियरिटी सबसे मेन है। अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपको पता है आप कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स अपने आप समझ जाएंगे। So, hello everyone, welcome back to this another video, another episode of this amazing podcast. रिसेंटली मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया है एक कोशिश के साथ कि एज अ बिगिनर हम सभी को एक वैल्यू प्रोवाइड कर पाएँ। जो इस फील्ड में आ रहे हैं उनको भी एक ओवरव्यू मिले कि एक्चुअल में आर्टिस्ट कैसे काम करते हैं इस फील्ड में। ये एपिसोड 2 है इस सीरीज का। आपने पुराना एपिसोड अगर नहीं देखा है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, डायरेक्टली वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ है आर्टिस्ट सोनू, जो बहुत कमाल के आर्टिस्ट है, कमीशन वगैरह करता है, यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छा काम है इनका, मैंने देखा है। तो आज इनसे काफ़ी सारी बातें करेंगे, बहुत अमेजिंग एपिसोड रहने वाला है। एंड तक बने रहना, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू आपको मिलेगी। एंड अब सोनू, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो ताकि हमारी ऑडियंस को ही पता लगे कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या आपका बैकग्राउंड है। ठीक है। तो यस। सबसे पहले तो मेरे नाम से मुझे कोई जानता नहीं है। मेरा नाम जो यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर भी है, स्केच मेमोरी के नाम से आईडी है। मेरा नाम बहुत ही कम लोगों को पता है। मेरा नाम तो अभी तुमने भी बताया, मेरा नाम सोनू प्रजापति। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। एंड सबसे पहले तो मेरे नाम से, जैसे मैंने बताया, कि कोई जानता नहीं है। ये मैंने अलग ही नाम मेरा पहले से था कि मुझे मेरे नाम से नहीं रखना है मेरी आईडी। ये पता नहीं मेरे माइंड में क्यों आया, बट पहले से सोच रखा था कि मेरे नाम से मुझे मेरी आईडी नहीं बनानी है, मुझे कुछ अलग नाम रखना है। ठीक है। हाँ, काफ़ी यूनिक सा है, मतलब स्केच मेमोरी। जब मेरी भी तुमसे बात हुई थी पहले, काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है हम, तो तब भी मुझे थोड़ा यूनिक सा लगा था। और हाँ, हो सकता है क्योंकि स्केच मेमोरी के नाम से जानते हैं सभी, है ना। अच्छी बात है। ये नाम भी मैंने ऐसे सोचा था कि मैंने पहले से सोच रखा था कि मुझे कमीशन वर्क्स बनाने हैं, एंड ये मेरा अर्निंग सोर्स रहेगा। तो कमीशन वर्क्स को मैंने स्टार्टिंग से ही फोकस कर दिया था। एंड तभी मैं सोच रहा था कि क्या नाम रखूं, क्योंकि मेरे नाम से तो मुझे रखना नहीं था। तो मैंने ऐसे ही सर्च करते करते देखा, मुझे फिर आया माइंड में स्केच। सबसे पहले तो स्केचेस बनाता हूँ। पेंसिल वर्क्स को हम मोस्टली स्केचेस बोलते हैं। तो स्केच माइंड में आया। उसके बाद मैंने सोचा कि जैसे मैं पोर्ट्रेट्स बना रहा हूँ किसी और के, तो उसके लिए वो मेमोरी है। तो मैंने वही सोचा कि स्केच मेमोरी इस नाम से रखता हूँ। बहुत बहुत ही बढ़िया। तो सोनू, मैं और चीज़ थोड़ा जानना चाहता हूँ। ये तो आपने बताया, थोड़ा सा मुझे और बताओ अपनी जर्नी के बारे में। पूरी, मतलब इतना ब्रीफ में नहीं जाना, इतना डीपली नहीं जानना है, मतलब ऊपर ऊपर से कैसे शुरुआत हुई, कब से तुम कर रहे हो आर्ट, है ना। और मतलब कैसे ये इतना कमीशन वर्क में कैसे तुम्हारा इंटरेस्ट आया, है ना, थोड़ा सा बताओ। ड्राइंग मैंने बेसिकली स्टार्ट किया अराउंड 2022 में। एंड उस टाइम पर मैंने ऐसे उस टाइम पर नहीं सोचा था कि मुझे ये चीज करना है। मेरा बहुत पहले से नहीं था कि मैं आर्ट में करते आ रहा हूँ बहुत सालों से। इसके पहले मैंने ड्राइंग किया था स्कूल टाइम में, जब हमें ड्राइंग सब्जेक्ट होता है। 8 स्टैंडर्ड तक हमारे स्कूल में ड्राइंग सब्जेक्ट था। मैंने तब तक ही ड्राइंग किया था। उसके बाद 9, 10, 11, 12 फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ माइंड में नहीं था। बट जब मैं लास्ट ईयर में था मेरे कॉलेज के, तभी मेरे फीड में यूट्यूब पर एक वीडियो आई आर्ट की, सौरव जोशी आर्ट्स की। तभी मेरे माइंड में आया कि मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, बना के देखता हूँ। क्योंकि स्कूल टाइम में मुझे था इंटरेस्ट थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत ज़्यादा था या बहुत कम था। बट फिर मैंने जस्ट फीड में वीडियो देखी, मैंने ट्राई किया। उस टाइम पर पहले एक आई ड्रॉ किया।
वो बन गया था। उसके बाद फिर मैं ऐसे ही धीरे-धीरे बनाते गया, तो 2022 में ऐसे ही स्टार्ट किया मैंने, जस्ट रैंडमली, कुछ सोचा नहीं था। तो तभी से मैं स्टार्ट किया, और उसी टाइम पर मैंने सोच लिया था कि जब मैंने पहला आई ड्रॉ किया ना, मुझे बहुत मज़ा आया बनाने में, एंड उसी टाइम पर मैंने सोच लिया कि अब आगे बढ़ाना है इसको। ठीक है। सेम सेम सीन मेरे साथ भी था। 8th तक मेरे स्कूल में भी थी, उसके बाद नहीं थी। उसके बाद करने ही नहीं दिया। तो मतलब 12th तक मैंने नहीं करी। 12th के बाद मैंने स्टार्ट किया दोबारा से। सही कह रहे हो। क्योंकि स्कूल में तो वो स्टडीज़ को पुश किया जाता है, पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई करो, है ना? और फिर कई बार ना छूट जाता है, मेरा भी छूट गया था। 8th के बाद तो था ही नहीं बिल्कुल भी, सच बताऊँ तो। 12th के बाद ही मतलब ऐसा हुआ कि यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखी और फिर धीरे-धीरे इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो ठीक है सोनू, अच्छा लगा। ये चीज़ तो काफ़ी सही है। एक चीज़ और बताओ कि मतलब चलो वहाँ से स्टार्ट हुई, पर जैसे क्या होता है ना कि रियलाइज़ होता है एक बार। एक तो होता है कि बन गया, चल ठीक है यार कर लेंगे, पर अल्टीमेटली तो कुछ और काम ही करना है ना? पर एक पॉइंट आता है कि तब रियलाइज़ हो जाता है कि यार इतना आ गया ना, अब मुझे इसमें ही आगे जाना है, इसमें ही थोड़ा स्कोप बनाना है। तो वो पॉइंट कब आया, किस वजह से आया, है ना? तो उसका थोड़ा-सा सिनेरियो बताओ। तो मैंने जैसे बताया, जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने 2-3 ऐसे ही रैंडम आर्टवर्क्स बनाए, आईज़ बनाया, कभी नोज़ बना लिया, एंड उस टाइम पर मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। ऑप्शन तो एक ही था, क्योंकि लास्ट ईयर में हम होते हैं, तब जॉब ढूँढना हम स्टार्ट कर देते हैं। हाँ। तो उस टाइम पर जब मैंने ये स्टार्ट किया अचानक, मैं एकदम अचानक तभी क्लियर हो गया कि मुझे अब इसी फील्ड में कुछ करना है, क्योंकि मैंने वीडियोस देखे थे, लोग इस चीज़ से अर्न करते हैं। कोई कमीशन वर्क्स बनाता है यूट्यूब पर, और भी कई सारे वीडियोस बनाते हैं, उसके थ्रू अर्न करते हैं, और पेंटिंग्स वगैरह सेल करते हैं। तो मैंने पहले रिसर्च कर लिया कि इसमें कुछ है या नहीं, तो वो देखा। उसके बाद मैं उसी टाइम पर क्लियर हो गया, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में ही, कि मुझे इसी चीज़ में करना है। क्योंकि मैं पहले से ही ऐसा रहा हूँ कि अगर मैंने कोई चीज़ सोच ली, तो मैं उस चीज़ पर पूरा 100% दे देता हूँ कि मुझे अब इसी में जाना है। तो जब मैंने स्टार्ट किया, उसी टाइम पर मैं क्लियर हो गया था कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे कितना भी करना पड़े, मेरे माइंड में मैं ये क्लियर था कि मैं ऑर्डर्स ला सकता हूँ। मुझे हुँ, वीडियोज़ हुँ। बनाना वैसे भी पसंद है, तो मैं वीडियोज़ भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो स्टार्टिंग पॉइंट में ही मैं क्लियर हो गया था कि अब इसी में आगे जाना है। यहीं से एक छोटा-सा और पॉइंट ध्यान में आया, जैसे तुम स्टार्ट हुई जर्नी, मतलब जो भी था कमीशन वगैरह, तो मतलब पहला कमीशन कैसा था मतलब? किसके थ्रू आया? ये थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, ऑडियंस को भी जो देख रहे हैं और मुझे भी कहीं न कहीं। तो पहला कैसे मिला कमीशन, और अगर प्राइस बता सको तो वो भी बढ़िया रहेगा। तो पहला शुरुआत कैसे हुई थी मतलब? पहला कमीशन वर्क मुझे आया था, मेरे ही फ्रेंड था एक मेरा, उसके गर्लफ्रेंड का मुझे पोर्ट्रेट बनाना था। ऐसा ही सेम सेम सीन रहता है सबके साथ। थोड़ा बहुत तब उसने देखा था, तब उसने बोला कि मुझे कुछ गिफ्ट करना है, अगर तू बना सकता है। मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं बना पाऊंगा या नहीं, बट मैंने ट्राई किया और बहुत ठीक ठाक बन गया था। तो मेरे फ्रेंड के थ्रू मुझे पहला ऑर्डर आया, एंड उसका मैंने चार्ज किया था उस टाइम पर 250, आई थिंक, हाँ, 250 रुपये चार्ज किया था पहले कमीशन वर्क का। मेरे फ्रेंड के थ्रू आया था, A4 साइज पर बनाया था मैंने। मेरा भी सेम मेरे फ्रेंड के थ्रू आया था। शादी थी, मतलब 2 कपल का देना था उसको, तो उसका आया था कि मेरे भैया की शादी है, ऐसे-ऐसे करके बना देगा क्या? मैंने तो उसको मना किया था कि नहीं-नहीं, ऐसी वैसे ही बना दूँगा फ्री में, पर उसने फिर करके मेरे को 300 दिए थे, तो मेरा भी पहले ऐसे ही शुरू हुआ था। हाँ, मतलब मेरा भी पहले उस टाइम पर मैंने 250 चार्ज किया था, और उस टाइम पर मुझे हाँ, लगा कि चलो कुछ तो आया हाथ में। उस सही टाइम बात पर है। जब मैंने पहला ऑर्डर कंप्लीट किया, तब मैं और ज़्यादा क्लियर हो गया कि चलो आज ठीक है, कम मिला है, बट इसको मैं धीरे-धीरे अपग्रेड कर सकता हूँ। तो पहला तो मेरे फ्रेंड के थ्रू आया, उसके बाद और कई सारे ऑर्डर्स मुझे ऐसे ही लोकल से आए। हाँ, और ये चीज़ मैंने देखी है कि अगर अच्छा काम करो ना, जैसे वो मेरा दोस्त है, जैसे मैंने एक का बना के, सबसे पहला जो बना के दिया था कपल वाला, बहुत अच्छा गया था। मतलब बार-बार फिर रिपीट पे आए। पहले तो मैंने पैसे नहीं माँगे थे, फिर माँगे फिर मैंने पैसे कि आपको पसंद आया, दोबारा बनवा रहे हो तो अब इतना तो देना पड़ेगा। तो अगर अच्छा काम करते हो तो आता है मतलब। तुम्हारे पास भी आते होंगे काफ़ी ऑफलाइन भी आता है, अगर ऑफलाइन हाँ, क्लिक किया ना, तो उनके थ्रू और आता है, उसको हाँ, ऑनलाइन डालो, तो ऑनलाइन भी धीरे-धीरे ऐसे चेन बनती जाती चेन बन जाती है। हाँ, कहीं तो मेरे साथ भी अभी तक जुड़े हुए हैं लोग, अभी तक सीधा कॉल आता है कि इतने 1 हफ्ते में चाहिए, बना देगा क्या? मैंने कहा हाँ, ठीक बना दूँगा भाई। ऐसा हो गया अब तो। है। काफ़ी स्टार्टिंग में तो लोगों से आती है। हाँ, स्टार्टिंग में यार दोस्त कोई हो गया,
वही मिलेगा बस। सोशल मीडिया से बहुत कम आता है। शुरुआत में जो आपके दोस्त हैं, यार दोस्त, कोई पुराना रिश्तेदार है, वो ही देंगे आपको कमीशन। स्टार्टिंग में उसी तरह अगर कोई करना चाहते हैं तो आपको पहले अपने दोस्त का फ्री में बना दो, दोस्त के बहन का गिफ्ट कर दिया, फ्री में भी दे दिया ना, तो वो चेन बन जाती है। कहीं पर फ्री में दे दिया बट कोई और देखेगा, समझो ए को बी देखेगा, सी देखेगा। सही कह सबसे रहे हो। मेन पहला ऑर्डर आना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप चेन बनते जाती है। ठीक है। तो एक और चीज़ मैं पूछना चाहता था तुमसे काफ़ी टाइम से, मतलब मेरे दिमाग में ऐसे क्यूरियोसिटी है, मतलब जनरली क्या होते हैं, दिन में जगते हैं लोग, रात को सोते हैं। मतलब तुमसे जब मेरी बात हुई थी, तुम्हारा रूटीन अलग ही है यार। मतलब रात को जग रहे हो, पूरी रात काम कर रहे हो, दिन में सो रहे हो। तो पहले तो मुझे थोड़ा-सा ये बताओ कि ये कैसे ऐसे रूटीन बन गया? अब बन गया है, तो अब कैसा चल रहा है? दोनों चीज़ मुझे बताओ। मेरा मुझे पहले से मुझे रात को जगना बहुत अच्छा लगता था। जब छोटा भी था ना, तब मैं ऐसे ही जब छुट्टी हो तो टीवी वगैरह देखता था 11-12 बजे तक, उस टाइम पर भी। तो जगना मुझे पहले से पसंद था, बट जब मैं ये काम करने लगा तो सबसे पहले तो दिन में मेरे से काम हो ही नहीं पाता, बिकॉज इस काम में हम एक बार बैठ गए तो बैठ गए, और एक बार उठ गए तो उठ गए। सबसे पहली बात तो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि फ्लो नहीं बन पाता दिन में, एंड रात में तो एक ही फ्लो में काम होते जाता है। एंड ये बना कैसे, तो बहुत जल्दी जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, उस टाइम पर भी मैं 12-1 बजे तक बनाता था। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ा, मैं 2-3 बजे तक बनाने लगा, और उसके बाद ठीक है। धीरे धीरे बढ़ते गए 3-4-5-6। तो ये ऐसे ही चलते गया, एंड अब तो मैं टोटली यूएस के टाइम से चलता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ लगभग शाम के 5-6 बजे, तो वैसे स्टार्ट करता हूँ, बट मेनली मेरा काम स्टार्ट होता है डिनर के बाद, 10 बजे के बाद। 10 बजे तक स्टार्ट करता हूँ, फिर 3-4-5 बजे तक कुछ बनाऊंगा, उसके बाद सो जाऊंगा, उसके बाद अगेन यही रिपीट होता है। एंड मेन मेरा ये इसीलिए है बिकॉज रात में मैं ज़्यादा फोकस कर पाता हूँ, एक ही फ्लो में काम होता है, दिन में वो हो नहीं पाता। हुँ। नहीं, तुम सही कह रहे हो। दिन में तो मैं भी कई बार उठता हूँ, जब काम करने बैठता हूँ, फिर कोई काम बता देता है घर पे कि ये हो जाए, ये करा, वो करा, फिर मैं भी उठ जाता हूँ, कहीं ऊपर-नीचे चलता रहता है। एंड मुझे एक इस जोन में रहना पसंद भी है, मतलब अकेले बैठकर काम करते रहना, रात हुँ। को कोई आएगा भी नहीं टोकने। एंड सबसे मेन तो यही है कि मुझे ऐसे अकेले बैठकर काम करते रहना बहुत पसंद है। कोई अगर मुझे 2-3 दिन भी अच्छी बात रख है। देना अकेले एक रूम में, हुँ, हुँ। बस मेरे पास फोन दे दो मेरा, आईपैड, जो भी टेक्निकल चीजें हैं, इंटरनेट कनेक्शन, और मेरे जो भी आर्ट मटेरियल, बस क्या बात है। 2-3 दिन में मैं रह सकता हूँ एक ही रूम में बंद होकर। मतलब वो नहीं होता, डिप्रेशन वगैरह नहीं आता कई बार कि अकेला-अकेला हो गया हूँ यार, कोई है नहीं? मुझे नहीं आता बिकॉज मुझे ये जोन पसंद है। अगर इस जोन का कोई इंसान नहीं है ना, वो पागल हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। एक ही में रहना पसंद है, इसलिए मुझे मेनली काम भी मैं शायद इसीलिए रात को करता हूँ, क्योंकि मुझे हुँ। एक अकेला जोन चाहिए, शांति। सही है। तो मतलब वैसे कोई सोशल लाइफ़ तो होगी, यार दोस्त तो होंगे ही। उनके साथ कैसे फिर कनेक्शन बनाते हो? मतलब जैसे मैं शाम को हमेशा निकल जाता हूँ, सच बताऊँ तो। दिन में काम करता हूँ, शाम को घूमने ज़रूर जाता हूँ मैं। फिर जाके थोड़ा-सा रिलैक्स होता है दिमाग। नहीं है, मेरे भी फ्रेंड्स है, बट अभी इस टाइम पर क्या अपने अपने काम में बिजी है। कोई, मैं एक तो रहता हूँ यहाँ पर टाउन में, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं मोस्टली वो मेट्रो सिटीज में जा चुके हैं जॉब्स के लिए, यहाँ पर भी है, बट उनको भी टाइम नहीं मिल पाता है। एंड जैसे रात को मैं काम करता हूँ ना, तो अगर हमें कुछ करना हो तो हम शाम को निकल जाते हैं बाहर 5-6 बजे, 7 बजे। एंड मैं इसीलिए वो रिकवर भी कर पाता हूँ कि क्योंकि अगर दिन में कहीं मैं बाहर फ्रेंड्स के साथ रहा, वो टाइम तो चला गया, उस टाइम पर काम नहीं हो पाया। बट मेरा शेड्यूल ऐसा है कि वो चला गया तो चला गया, मेरे पास पूरी रात पड़ी है, मैं रात को रिकवर कर लूंगा उस काम को। नींद वगैरह डिस्टर्ब नहीं होती? नहीं, मेरे घर वाले भी ऐसे बहुत सपोर्टिव है इस चीज में। और मैं दिन भर सोते रहता हूँ, कुछ डिस्टर्ब करने आते ही नहीं। अगर कुछ आवाज भी हो ना, तो वो दरवाजा बंद कर देंगे और अपना उधर काम करते रहेंगे, मुझे डिस्टर्ब होने ही। हुँ। एंड मुझे बहुत लोगों ने बोला कि इससे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं आगे जाकर, जो आई थिंक होते भी होंगे। बट मेरी बॉडी इस चीज को अडेप्ट कर चुकी है, मैं 3-4 साल से इस शेड्यूल को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, कभी ट्राई करेंगे, मैंने कई बार ट्राई किया ठीक करने का। एक आध हफ्ता वो चला कि दिन में काम कर रहा हूँ मैं, दिन में घंटे ज्यादा हो जाते हैं, मैं 12 घंटे काम कर लेता हूँ दिन में। 11 बजे बैठा काम करने सुबह, और रात को ही 11-12 बजे उठ गया। बट
उस 12 घंटे में मैं उतना काम नहीं कर पाता जितने रात के 6 घंटे में कर लेता हूँ। हम्म, नहीं, बॉडी अडेप्ट कर लेती है आई थिंक। तुम्हारा काम वगैरह देखा है मैंने, बहुत अमेजिंग चल रहा है। और जहाँ दिल खुश वहाँ आर्टिस्ट खुश, जहाँ मन लगे। अपना जोन की सकता है, अपना जोन। बिल्कुल। ओके, सो बैक टू द कमीशंस। कमीशन की बात कर रहे थे, तो कमीशन को लेके ही अब मतलब ना थोड़ा सा जाना मैंने। पहला कमीशन कैसे आया, तुम्हारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो वहीं से एक और चीज़ दिमाग में आई कि जैसे कमीशन करते हुए कुछ ऐसा हमारी ऑडियंस को बताना चाहोगे कि कोई ऐसी एक मिस्टेक जैसे एज अ कमीशन हो जाती हो, ठीक है, मतलब कोई भी मिस्टेक दिमाग में आ रही है कमीशंस को लेकर जो बिगिनर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस देख रही है हमको, वो भी कभी ना कभी तो करेंगे ही कमीशन, और मन भी रहता है सबका कम इस हाई इस लेवल पे कमीशन करने का। तो एज अ बिगिनिंग तुमने किया हो कोई मिस्टेक, या फिर तुम बताना चाहते हो कि ये मिस्टेक होती है एज अ कमीशन आर्टिस्ट? तो देखो, सबसे पहले कमीशन वर्क्स में सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट होता है वो कमीशन वर्क्स आना होता है। बिगिनर्स का यही सबसे बड़ा इश्यू होता है कि कमीशन वर्क्स हमें आ नहीं रहे, किस तरह से आएँगे? तो इसका सबसे सिंपल आंसर यही है कि अगर आपको कमीशन वर्क्स चाहिए तो आपको कमीशन वर्क्स अपलोड करने पड़ेंगे। भले ही अभी करंटली आपके पास नहीं है कमीशन वर्क, समझ लो, अपने किसी फैमिली मेंबर का बना लो और वो एज अ कमीशन वर्क अपलोड करो। आपको पता है कि आपने फ्री में बनाया है, अपने फैमिली मेंबर का, भाई बहन का, किसी का, बट उसको एज अ कमीशन वर्क अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं भी। एंड थोड़ा सा उसमें क्वालिटी देनी पड़ेगी आपको। जैसे बहुत सारे बिगिनर्स का फोकस होता है कि हमें व्यूज चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 1 मिलियन किसी के व्यूज आ गए बट वो ऑर्डर्स में कन्वर्ट नहीं हुए उसकी ऑडियंस। एंड कई बार कुछ ऐसे भी होते हैं कि 100 के ही व्यूज आए बट उस 100 के व्यूज में उसके पास वो ऑडियंस थी जो ऑर्डर्स देती है, उसमें 100 के व्यूज में ही 10 ऑर्डर्स आ गए। बट उसके लिए आपको थोड़ी क्वालिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और क्वालिटी में ऑब्वियसली थोड़े से व्यूज कम आएंगे। कमीशन वर्क्स बहुत से लोग नहीं देखना चाहते, सब सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट्स देखना चाहते हैं और ऐसे ही कुछ। बट आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। नॉर्मली चाहिए तो अपनी स्टोरी बता दो, वॉइस ओवर करोगे तो और बेटर है। तो आपको कमीशन वर्क सबसे पहले अपलोड करना पड़ेगा, भले ही वो कमीशन वर्क ना हो, बट अच्छे क्वालिटी में आप आर्ट वर्क बनाओ, उसको अच्छे क्वालिटी से वीडियोस रिकॉर्ड करो, प्रोसेस रिकॉर्ड करो, या कुछ भी करो, उसको अपलोड करो। एंड उससे भी सबसे पहला स्टेप जो मिस्टेक कर देते हैं, डायरेक्ट कमीशन वर्क पर चले जाते हैं। लोग देखते हैं, जैसे किसी ने मेरी वीडियो देख ली, मैंने कोई कमीशन वर्क किया, बड़े साइज के किया, छोटे साइज के किया, लोग इंस्पायर होते हैं कि हमें भी करना है, बट वो देख नहीं पाते कि हमारा आर्ट वर्क किस तरह का है, अभी हमें कितना और इम्प्रूव करना है। मैंने भी ये स्टार्टिंग में गलतियां करी है, क्योंकि मैं पहले से सोचता था कि मुझे बड़े बड़े कमीशन वर्क चाहिए, बट मैंने आर्ट पे उतना ध्यान नहीं दिया पहले। तो सबसे पहले तो अपने आर्ट को इम्प्रूव करो, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से वीडियो बनाना है, किस तरह से ऑडियंस ग्रैब करनी है जो ऑर्डर्स देंगी। सिर्फ व्यूज लाना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना इंपॉर्टेंट है। सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने भी यही देखा है कि डायरेक्ट कमीशन पर नहीं शिफ्ट करना चाहिए। पहले अपनी आर्ट स्किल को इम्प्रूव करो, स्किल इम्प्रूव हो उसके बाद फिर जाओ। उसके बाद क्लाइंट भी खुश रहेगा आपसे अगर आप कमीशन बना के दोगे तो। अदरवाइज तो फिर रिफंड मांगने वाले भी आ जाते हैं कि पसंद नहीं आया। तरह तरह के क्लाइंट्स होते हैं, कोई आपको आउटलाइंस बना के भेज दो, बोलेगा ये टेढ़ा है, वो टेढ़ा है। सबसे पहले अभी वही इम्प्रूव करो, उसके बाद अपलोड करो, आपको अपने आप ऑर्डर्स आते रहेंगे, अगर आपका मेन गोल वो है तो। अगर आप व्यूज के पीछे भागोगे तो नहीं आएंगे। डेफिनेटली इसी स्ट्रेटजी को मैं भी फॉलो करता हूँ, क्योंकि देखो व्यूज व्यूज ही हैं फिर। अल्टीमेटली तो जो आप काम कर रहे हो वो सेल होना चाहिए, है ना? वो सेल होगा तभी तो फिर बात बनेगी, तब आप अर्न कर पाओगे, तब आप और अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे पाओगे। क्योंकि कई बार थोड़े से 10,000 व्यूज में भी मान लो कई सारे लोग ऐसे हैं आपका आर्ट इतना अच्छा पसंद कर लेते हैं, है ना? वो उनमें से ही काफ़ी आपकी कमीशन बनवा लेते हैं आपसे। तो बड़े कमाल की चीज़ हो जाएगी वो फिर। मेनली वही है कि उस तरह की ऑडियंस आपको टारगेट करनी पड़ती है। टाइप्स के ऑडियंस होते हैं यूट्यूब पर, मेनली तो सब सीखने आते हैं। अगर मैं मेरा कहूँ तो मुझे मोस्टली ऑर्डर्स आते हैं वो इंस्टाग्राम के थ्रू आते हैं। यूट्यूब पर से भी आते हैं बट यूट्यूब पर मोस्टली सब थोड़े से सीखने आते हैं कि किस तरह से किया, ये कैसे कर रहा है,
हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू शेड, इस तरह के ऑडियंस ज़्यादा है। कमीशन वर्क पर अगर आपको फोकस करना है तो इंस्टाग्राम पर आपको फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। सही बात है। ऑडियंस टारगेटिंग, अब देखो यहीं से एक और पॉइंट निकल गया। अब सिर्फ आर्ट स्किल ज़रूरी नहीं है, कई सारी चीज़ समझनी पड़ती है भाई। कहाँ ऑडियंस अच्छी आ रही है, क्वालिटी का कंटेंट बनाना, स्किल कर ली, स्किल के बाद फिर कंटेंट बनाना 10 काम होते हैं, है ना? वीडियो बनाई, फिर टारगेट करना, इंस्टाग्राम पे ये ऑडियंस आएगी, यूट्यूब पे ये ऑडियंस आएगी। सारा पता करना, वीडियो को एडिट करना, लोगों तक पहुँचाना, फिर ऑर्डर आता है, फिर उसके बाद उसको वो वैल्यू देना ताकि वो आगे भी आए। कई सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल अगर मैं समरी बताऊँ, जो तुमने बताया कि डायरेक्ट कमीशन मत करो, पहले अपना आर्ट स्किल इम्प्रूव कर लो, उसके बाद कमीशन को पुश करो। और कमीशन करने में भी मतलब कई सारी चीज़ें लगनी हैं। जैसे कि कमीशन को लेके ना, प्राइसिंग को लेके बहुत लोग पूछते हैं। मतलब है तो वैसे बेतुका क्वेश्चन, मुझे भी ऐसा सच बताऊँ तो पहले लगता था कि प्राइस, प्राइस, प्राइस। बट अब ऐसा लगता है कि प्राइस इतना बड़ा इश्यू नहीं होना चाहिए। बट फिर भी मैं तुमसे जानना चाहता हूँ और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि कमीशन का प्राइस कैसे सेट करें? अगर कमीशन ले रहे हैं तो कैसे करें? तो इसमें देखो, जैसे तुमने भी बताया कि ये मीनिंगलेस क्वेश्चन है, बट होता है। बिगिनर, एज अ बिगिनर मुझे भी क्यूरियोसिटी थी कि मैं किस तरह से प्राइस रखूं। एंड इसके लिए कई बार क्या होता है कि बिगिनर्स बहुत सारे आर्टिस्ट को डीएम करते हैं। आज भी अगर मैं बताऊं, मेरे पास क्लाइंट से ज्यादा आर्टिस्ट के डीएम आते हैं इंक्वायरीज के लिए, और एज अ क्लाइंट बन के आते हैं स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। मेरे साथ भी हुआ है एक बार ऐसा। सबसे गलत बात है, इससे आपकी कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ेगी। मेरी प्राइस अगर आपने देख भी ली, तो मेरे अपने आर्ट के थ्रू, मेरे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने प्राइजेस रखे हैं। एंड वो कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, वो मतलब मेरे ऊपर है। खुद को ही सोचना पड़ेगा। आप डिसाइड करते हैं ना ओवरऑल आपको, अगर कि मेरे आर्ट को कितना प्राइस मिलना चाहिए। शांति से बैठो 5 मिनट, अपने आर्ट वर्क को देखो, और अपने आप को बस दिमाग में सोचो कि मुझे इसका कितना मिलना चाहिए। आपके दिमाग में स्टार्टिंग में आएगा, एज अ बिगिनर आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा 500 आएगा, 1000 आएगा। बट फिर धीरे धीरे जैसे आप स्किल्स डेवलप करते जाओगे, आपको प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आपको प्राइस सेट करना है स्टार्टिंग में, मैं अगर बता दूं, स्टार्टिंग में 250, 300, 500 लेते जाओ जितना आपको मिल जाए। एंड इसको बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं करना है किसी और से। जैसे मेरा प्राइस किसी ने देख लिया, किसी ने तुम्हारा देख लिया, उससे बस कंफ्यूजन बढ़ेगी। अगर आपको जानना है कि मैं खुद कितना चार्ज करूं, अपने आर्टवर्क को देखो, 5 मिनट शांति से सोचो, आपके दिमाग में अपने आप आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले ना मैं भी काफ़ी सोचता था, बट अभी मुझे सबसे ऐसा क्वेश्चन लगता है कि यार इससे बेकार क्वेश्चन नहीं हो सकता अगर आप पूछ रहे हो कि प्राइस क्या चार्ज करें, प्राइस क्या लेते हो? क्योंकि सही बोला तुमने यार, बिल्कुल सही बोला। अपने आर्टवर्क को पहचानो, अपनी वैल्यू को पहचानो। एक वर्ड में अगर बोलूँ ना, प्राइस वैल्यू से जज होता है। सिंपल सी बात है भाई। आप जितना वैल्यू दोगे सामने वाले को, उतना ज़्यादा प्राइस चार्ज करो। सिंपल। आपके आर्टवर्क में उतना दम है तो करो चार्ज 5000, 10000। अगर फील नहीं होता, दम नहीं है, तो कम करो। एंड सबसे मेन तो, अगर आप खुद ही अपनी वैल्यू नहीं समझ पा रहे, तो किसी और को पूछने से कोई और कैसे बता देगा। सबसे मेन तो आपको खुद को अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। एंड ये गलती बिल्कुल मत करो कि किसी और आर्टिस्ट के डीएम में जाओ क्लाइंट बन के, मुझे प्राइस बताओ, ये कितना वो कितना। उससे आपके दिमाग में बस कंपैरिजन करने लगोगे कि ये इतना चार्ज कर रहा है, मैं तो इतना ही करता हूँ, या फिर मैं तो इतना करता हूँ। स्टिंग ऑपरेशन करने बहुत आते हैं। मैं जब मैं कमीशन करता था, मेरे पास भी आते थे, प्राइस पूछ के चले जाते थे बस। काफ़ी आते थे। ऐसा मत करो। अगर आप देख रहे हो तो मत करो, करते हो तो पहले अपनी वैल्यू को समझो। कई सारे आर्टिस्ट, मेरे पास तो एक आर्टिस्ट आया था बीच में, उसने मुझसे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट किया। उसने सब कुछ पूछ लिया, ये फोटो है, A3 पर कितना होगा, A2 पर कितना होगा, फिर ब्लैक एंड व्हाइट में कितना होगा, कलर्ड कितना होगा, डिटेल्स के अकॉर्डिंग बढ़ेगा घटेगा। मैंने सब कुछ उसको बताया क्योंकि मुझे तो क्लाइंट चाहिए। बट सब कुछ डिस्कशन खत्म होने के बाद उसने मुझे उसका आर्टवर्क भेजा जो उसने सेम फोटो का बनाया था, और मुझे बोल रहा है कि मैंने इसका XYZ चार्ज किया, क्या ये सही है? बताओ। पूरा भाई, हमें मेरे से, उसके बाद मुझे पूछता है कि इसका मतलब क्या है। चलो कोई नहीं। ये पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं ताकि अवेयरनेस फैले। जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा पुश करने की, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ में अटके हुए हैं, अभी फंसे हुए हैं। जैसे मैं अभी क्लासेस भी देता हूँ तो भी लोग सिर्फ
इसके लिए पूछने आते हैं कि आप कितना प्राइस चार्ज कर रहे हो, क्यों चार्ज कर रहे हो, हम भी कर पाएंगे क्या, ये हो पाएगा क्या। देखो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना तो पड़ता ही है यार। ये सबके ये क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में भी आया, मेरे माइंड में भी आया। मैंने भी स्टार्टिंग में एक दो आर्टिस्ट से पूछा कि कितना चार्ज करते हो, बट मैं बहुत जल्दी समझ गया था कि इसका कोई मतलब नहीं है, कि वैल्यू समझनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग सब कुछ करना पड़ेगा। एंड ऐसा भी होता है कई बार ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है तो हम प्राइस बढ़ा देते हैं, ऑर्डर्स कम है तो हम कई बार डिस्काउंट भी दे देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट अब खुद के अंदर क्लियरिटी रखनी है, यही सबसे मेन चीज़ है। बिल्कुल सही कह रहे हो। सो आई थिंक कमीशंस को लेके सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। कमीशंस कई सारी और चीज़ें होती हैं, बट ये बेसिक था। इतना अगर पता लग गया तो मुझे एक पूरा एक आइडिया तो मिल ही गया है, और आई थिंक ऑडियंस को भी मिल गया होगा आइडिया। ठीक है, अब थोड़ा सा एंगल को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, कंटेंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, कमीशन वगैरह अभी तक बहुत अच्छा लगा जर्नी को समझ के, और काफ़ी वैल्यू मुझे भी मिली है। अब मुझे बताओ कि जैसे तुम्हारे यूट्यूब पे मैंने कंटेंट देखा है, इंस्टाग्राम पे देखा है, रेगुलरली आता है और काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, बट मुझे पता है कि मैं भी काम करता हूँ, शुरुआत से किसी का इतना अच्छा नहीं होता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कंसिस्टेंसी है, जैसे यूट्यूब पे तुम पोस्ट कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो रहा है, एक तो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन हुई, और अब हो गई है तो अब कैसा लगता है, मतलब ओवरऑल मतलब शेड्यूल कैसा रहता है, हेक्टिक लगता है दिमाग में या मज़ा आता है, जो भी मतलब है थोड़ा सा बताओ। सबसे पहली बात तो मैं बहुत ही कम कंसिस्टेंट हूँ अभी, पिछले एक साल से मैं वीडियोस अपलोड ही नहीं कर पाता। एंड इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है मेरे कमीशन वर्क्स। एंड कंसिस्टेंसी तो देखो, स्टार्टिंग में मैं कंसिस्टेंट रहा, इसलिए अभी मैंने ग्रो किया है। जो भी अभी नंबर्स हैं मेरे, ये पहले जो मैंने कंसिस्टेंसी दी उसके वजह से। एंड उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट इस तरह से रहता था कि मेरा टारगेट रहता था मुझे हर दूसरे दिन वीडियो अपलोड करनी ही है। एंड बात रही यूट्यूब और इंस्टाग्राम की, तो मैंने हमेशा दोनों का कंटेंट बहुत ही अलग रखा है। अगर कोई मेरे यूट्यूब के वीडियोस देखेगा, वहां पर मैं वॉइस ओवर करता हूँ और बहुत ही कैजुअल टॉक में करता हूँ, कोई बहुत सीरियस टोन में नहीं करता। एंड वहीं इंस्टाग्राम पर कोई अगर जाएगा तो वहां पर मैं थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म रखने का ट्राई करता हूँ, म्यूजिक के साथ रखने का ट्राई करता हूँ। एंड दोनों का मेरा अलग रखने का रीज़न यही है कि मुझे सेम टाइप का कंटेंट अपलोड नहीं करना है दो अलग प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि ऑडियंस भी, मुझे लगता है कि दोनों जगह की ऑडियंस बहुत ज़्यादा अलग है। एंड यूट्यूब पर मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा जब मैंने ग्रो किया, क्योंकि तब मैं अराउंड हर दूसरे दिन एक वीडियो अपलोड करता था, चाहे वो ट्यूटोरियल हो। एंड स्टार्टिंग में मेरी ग्रोथ तो इसी से हुई, मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स बनाए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस बनाए, मेन ग्रोथ मुझे उससे मिली। उसके बाद मैंने थोड़ा सा शिफ्ट किया कमीशन वर्क्स पे, अपनी स्टोरी बताता था कि मैंने किस तरह से कमीशन वर्क किया, किस तरह से ऑर्डर आया। तो उस टाइम पर मैं धीरे धीरे ऐसे ही कंसिस्टेंट था, अपलोड करते रहता था। एंड सेम चीज़ इंस्टाग्राम पर भी, बस इंस्टाग्राम पर मैं म्यूजिक डाल देता था वॉइस ओवर हटा के। तो कंसिस्टेंसी पहले मेरे लिए इजी था, थोड़ा सा बोलूंगा, बिकॉज उस टाइम पर मैं बहुत सिलेक्टिव नहीं था कि मुझे ये अपलोड करना है। बट अब मैं बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो गया हूँ, बिकॉज कमीशन वर्क्स में हम एक तो परमिशन मिलती नहीं है हमें हर वीडियो अपलोड करने की। एंड सेकेंड थिंग, अब मैं इसीलिए बोला मैंने सिलेक्टिव, बिकॉज हर आर्ट वर्क में अपलोड नहीं करता। जो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा कुछ अलग है, ये दिखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्रिएटिव लग रहा है, उसको ही मैं अपलोड करता हूँ। जैसे लास्ट वीडियो भी मैंने अपलोड करी, मुझे अराउंड एक महीना हो गया। तो अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओके, डिफिकल्ट है कंसिस्टेंट रहना। बट स्टार्टिंग में मैं कंसिस्टेंट था, इसीलिए मैंने अभी जो ग्रोथ किया है, जो मुझे मिला है, उसी की वजह से मिला। ओके। सो थोड़ा मैं क्या जान सकता हूँ, क्या नंबर्स होंगे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मुझे याद नहीं है, मैंने आ, देखा था शायद कुछ टाइम पहले यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पर अभी मेरा अराउंड 65 की 66,000 है कुछ। एंड यूट्यूब पर अराउंड 7 लाख समथिंग कुछ है। मेरी यूट्यूब पर ग्रोथ ज़्यादा हुई है, बिकॉज वीडियो मैंने ज़्यादा यूट्यूब पर अपलोड करी है हम्म। जब से मैंने ग्रो करना स्टार्ट किया। हाँ, यूट्यूब पर मैंने ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाए ना, वो मैंने इंस्टाग्राम पर अपलोड नहीं किया। इंस्टाग्राम पर मैंने मेनली कमीशन पर अपलोड किया कि मुझे उससे क्लाइंट्स है। एंड यूट्यूब पर मैं ऐसे ही कैजुअली वीडियोस अपलोड करता हूँ, बिकॉज यूट्यूब पर
उस तरह की ऑडियंस ही आती है कि कुछ सीखने आए। अब जैसे कि कुछ लोग ना जैसे बहुत कम फॉलोवर वाले भी होते हैं, 100-200 पे अटके हुए रहते हैं, ठीक है? तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि कमीशन ही करना है ना? आगे इसी में स्कोप बनाना है, तो उसपे उसको क्या फ़ोकस करना चाहिए? कि पहले फॉलोवर्स को इंक्रीज़ किया जाए या फिर अपनी स्किल को भी बढ़ाया जाए, या दोनों को एक साथ ही काम करना चाहिए? थोड़ा अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना कि तुमने कैसे किया था और एक्चुअल में कैसे बताना कि करना कैसे है? तो देखो, अगर कमीशन वर्क चाहिए, जैसे पहले भी हमारी बात हुई, टारगेट हिट करना। तो अगर आपको वो कमीशन वर्क चाहिए, आपको वो टारगेट ऑडियंस चाहिए जो ऑर्डर्स दे, सॉरी, तो आपको भूलना पड़ेगा कि मुझे फॉलोअर्स चाहिए, मेरे व्यूज आए। बिकॉज आपका फोकस ज्यादा व्यूज लाना नहीं है, आपका फोकस रहेगा वो टारगेट ऑडियंस को हिट करना। तो जैसे अगर अभी आप जीरो पर हो, तो ऑब्वियसली आपको स्टार्टिंग में ही बहुत सारे ऑर्डर्स नहीं आएंगे। आप पोर्ट्रेट्स बनाओ, अपलोड करते रहो, एंड थोड़े से सेम टाइप के वीडियोस अपलोड करो। जैसे ऐसा नहीं करना है कि एक बार पोर्ट्रेट बनाया उसके बाद एनीमे वगैरह बना दिया कुछ व्यूज के लिए, या ट्रेंडिंग टॉपिक कोई आ गया तो उसको उठा लिया। वो हो जाएगा कि एज अ क्रिएटर बनोगे आप। अगर आपको एज एन कमीशन आर्टिस्ट ग्रो करना है तो आपको एज अ बिजनेस देखना पड़ेगा। सही कह रहे हो, क्योंकि लोग ना रैंडमली बहुत पोस्ट कर देते हैं यार। रैंडमली कभी कुछ गिर दे, कुछ अच्छा लगा, ये ट्रेंडिंग चल रहा है यार, कर देता हूँ, कर दिया। वो ये समझते ही नहीं कि अपनी खुद की ऑडियंस बिगाड़ रहे हैं। आपको करना क्या है एक्चुअल में? और आर्ट की फील्ड में मैं अगर सच बताऊँ, जहाँ तक मैंने समझा है, जितना मैंने देखा है, सिर्फ सोशल मीडिया से कमाई नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि यूट्यूब पे इतने फॉलोवर होने के बाद कमाई आएगी, बैठे-बैठे खाएँगे, तो मुझे नहीं लगता यार ऐसा है। तुम्हारे फॉलोवर्स हैं काफ़ी, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी तुम शेयर करो यहाँ पे। क्या सच में ऐसा है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ सोशल मीडिया पे हम बैठे रहें कि वो कमाई देगा हमको, यूट्यूब से आएगा पैसा हमको। मेरा ये मानना है कि हमको भी काम करना है, एज़ अ बिज़नेस तो सोचना ही पड़ेगा भाई। जैसे अभी सोशल मीडिया क्या है कि हमारे पास ओपन मार्केट है। आपको जिस तरह की ऑडियंस चाहिए आप टारगेट कर सकते हो। अगर आपको लर्नर्स चाहिए जो सीखना चाहते हैं, उस तरह के वीडियोस बनाओ। अगर आपको कमीशंस चाहिए तो आपको उस तरह के वीडियोस बनाने पड़ेंगे। बट इन दोनों के बीच में आपको भूलना पड़ेगा कि मुझे व्यूज चाहिए। कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आ गया वो उठा के वीडियो बना ली। या फिर सबसे मेन गलती जो करते हैं, मैंने देखा है कई सारे लोग एनिमेस बनाते हैं और मुझसे आके पूछते हैं कि मुझे कमीशन वर्क क्यों नहीं आ रहे। तो ये इसमें सिंपल सा लॉजिक है कि जो दिखेगा वही दिखेगा। एंड सोशल मीडिया तो ओपन वर्ल्ड है। कल को नहीं रहा सोशल मीडिया तो आप नॉर्मली भी मार्केट में जाके बहुत सारी चीजें होते हैं। किसी का वेडिंग बिल्कुल। पोर्ट्रेट बना दिया तो वो जैसे चेन बनते जाती है, उसी तरह होता है। सोशल मीडिया तो ओपन मार्केट है, बट अगर आपको चाहिए तो आप ऑफलाइन मार्केट भी टारगेट कर सकते हो। हुँ। तो मैं मतलब वही पूछना चाह रहा था कि जैसे लोग सोचते हैं ना कि सिर्फ सोशल मीडिया के बलबूते पे बैठे रहते हैं, तो क्या ये सही है? सिर्फ सोशल मीडिया के बलबूते बैठे रहना कि मेरे तो यूट्यूब से आएगी अर्निंग। तो देखो, सबसे पहले तो सोशल मीडिया जैसे हमारे पास ओपन मार्केट है, वहां पर आपको दोनों पैर जमाना पड़ेगा एक बार। क्योंकि कहीं पर अगर आपको आगे बढ़ना है तो उस चीज को पहले समझना पड़ेगा। एंड सोशल मीडिया इसलिए ईजी है क्योंकि वो ओपन वर्ल्ड है, कहीं से भी आपको ऑर्डर आ सकता है। तो अगर आपको वहां से पता चल गया कि मुझे किस तरह से ऑर्डर्स आते हैं, किस तरह से मुझे काम करना है, तो आप वो चीज़ ऑफलाइन भी ला सकते हो। तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले आप सोशल मीडिया पर रहो, क्योंकि अभी ईज़ी अवेलेबिलिटी है सबके पास। वहाँ पर अच्छे से समझो, बहुत सारा काम करो। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा कि मुझे इसको ऑफलाइन किस तरह से आगे बढ़ा सकता हूँ। मेनली तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया सबके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, कोई भी बिज़नेस हो। तो वहाँ पर ग्रो कर लिया तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मुझे ऑफलाइन भी करना है। हाँ, वही। जैसे हम दोनों का एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे मैं टीचिंग वाला कंटेंट बनाता हूँ, तुम्हारा कंटेंट कमीशन वाला है। तो अगर आप देख रहे हो, मतलब हमारी ऑडियंस जो देख रही है, हम दोनों का कंटेंट एक बार चेक कर लेना। पता लग जाएगा कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं, टारगेटिंग का क्या मतलब होता है। मैं सारा टीचिंग वाला कंटेंट बना रहा हूँ, तो मेरे पास वैसे लोग हैं। तुम्हारा कमीशन वाला है, इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर तो कमीशन वाला आ रहा है। एंड ये इसलिए बोला मैंने बिकॉज अगर आप दोनों सोचोगे ना कि मैं सोशल मीडिया भी ग्रो कर लूँ साथ में ऑफलाइन भी कहीं पर ढूंढूं, एक भी नहीं हो पाएगा आपका। क्योंकि अगर हम ऑफलाइन जिस चीज में जाते हैं ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम टीचिंग कर रहे हो, तुम ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो बहुत सारे। तो अगर तुम इतने सारे ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो तो तुम ऑनलाइन ऑब्वियसली तुम्हारी कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी। तो अगर आपका टारगेट ऑफलाइन है
एंड आपको लग रहा है कि मैं इस चीज़ में ऑफलाइन आगे बढ़ सकता हूँ, तो उसमें जाओ। बट अगर आप सोशल मीडिया पर हो अभी, तो 100% उस पर दो। उसके बाद आप एक्सप्लोर करो उसके बाद ऑफलाइन भी। यही मेरा अगला सवाल था जो कि तुमने कवर कर ही दिया कि मतलब अपना जो काम है उसको और कंटेंट क्रिएशन को कैसे मैनेज करें, साथ में मतलब बैलेंस कैसे करें। ये भी थोड़ा-सा एक छोटा-सा ब्रीफली समझा दो, बता दो मतलब कैसे मैनेज करते हो तुम और करना कैसे चाहिए? स्टार्टिंग में देखो, सबसे पहले आप अपने माइंड में क्लियर होने चाहिए कि आप क्या बना रहे हो, आपको क्या बनाना है। अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपने सोच लिया है, तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैं इस टॉपिक पर वीडियोस बनाऊंगा। जैसे जब मैंने ग्रो किया, तब मैंने सोच लिया था कि मैं लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व करूंगा, कि आर्टिस्ट को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं। तो मैं उस टाइम पर क्लियर था कि मुझे 4 5 10 टॉपिक मैंने लिख रखे थे कि मुझे इस टॉपिक पर बनानी है वीडियोस। तो उस टाइम पर मैंने उस टॉपिक पर उन टॉपिक्स पर बनाए वीडियोस। एंड उस टाइम पर मुझे मिली ग्रोथ उन लोगों से। एंड 10 12 वीडियोस मैंने उसी टॉपिक पर बनाए, क्योंकि मैं क्लियर था मुझे इन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना है। फिर धीरे धीरे मैं साइड बाई साइड ये काम भी चलते रहते हैं, कमीशन वर्क्स। तो देखने जाए तो मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो काम मैं करता हूँ। क्योंकि कमीशन वर्क्स करना, साथ में वीडियोस अपलोड करना, मैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करता हूँ। बट अभी फिलहाल मेरा मेन फोकस कमीशंस है, इसलिए मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा। बट आपको बिल्कुल क्लियर फोकस होना चाहिए कि मुझे क्या बनाना है। पहले सोच लो, 10 टॉपिक सोच लो। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, समझ में आया, मुझे तो आ गया है, ऑडियंस को भी आया हो मुझे उम्मीद है। सो मानते हैं, एक सिचुएशन मान लेते हैं, ठीक है? अगर अभी तुम्हें बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है, ना तो तुम्हारे पास कोई ऑडियंस है, ना क्लाइंट है, ना फॉलोवर्स है, ना तुम्हें कोई जानता है, बिल्कुल शुरुआत से, आज की डेट में अभी, तुम्हारा अकाउंट भी नहीं है सोशल मीडिया पे, तुम्हारे पास बस एक चीज़ है, स्किल है, मतलब तुम्हारे आर्ट वो बहुत अच्छे हैं, तो तुम्हारा अगले 90 डेज़ का प्लान क्या होगा? 90 दिनों तक तुम करोगे क्या? मतलब सिर्फ़ एक स्किल है, आर्ट तो तुम्हारी बहुत अमेज़िंग है ही, बट बाकी कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं सारे टॉपिक्स लिख लूंगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है। सबसे पहले मैं अपने टॉपिक्स लिख लूंगा कि मुझे क्या करना है आगे। क्योंकि मेरे पास जैसे अभी कुछ भी नहीं है, जीरो से मुझे स्टार्ट करना है। तो मैं सीधा बनाने नहीं लग जाऊंगा कि एक वीडियो डाल दी, अब आगे क्या। मैं मेरे 10 वीडियोस पहले सोच लूंगा मुझे क्या बनाना है। उसके बाद अगर आर्ट वर्क बनाने, तो आर्ट वर्क के भी 10 रेफरेंसेस या टॉपिक्स, जो भी टाइटल्स होंगे, वो मैं सोच के रखूंगा। उसके बाद धीरे धीरे वो अपलोड करते जाऊंगा। बट पहले एक पूरा 1 2 वीडियो मैं कंप्लीट कर लूंगा। उसके बाद आई थिंक मैं अपलोड करना स्टार्ट करूंगा, जिससे मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो आई थिंक ऐसे ही मैं धीरे धीरे टॉपिक्स कवर करते जाऊंगा। पहले 5 6 टॉपिक्स मैंने सोच लिया है। फिर उसके बाद एनालाइज करूंगा कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद अगर कुछ और कमेंट्स के अकॉर्डिंग आया, किसी ऑडियंस के अकॉर्डिंग आया, तो चेंज कर लूंगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे मैं पहले 5 टॉपिक सोचूंगा। उसके बाद एनालाइज करूंगा, अगर काम करा उसके बाद और आगे 5 टॉपिक सोचूंगा। ऐसे ही धीरे धीरे मैं आई थिंक बनाते जाऊंगा। ठीक है, मतलब पहले टॉपिक सोच लिया, फिर उसको बनाया, फिर उससे क्लाइंट आ गए, है ना? यही है रामबाण इलाज, यही सबसे बेस्ट। क्लियरिटी चाहिए, शॉर्ट में बताऊँ तो आपके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे किस तरह से बनाना है। एंड बहुत लंबा क्लियर भी नहीं सोचना है। 5 6 वीडियोस बनाओ सेम टाइप के। अगर काम कर रहा है तो ठीक है, फिर थोड़े से चेंजेस लाओ। उसके बाद फिर से ऐसे ही करते रहो। ठीक है, अब थोड़ी सी रियल टॉक करते हैं, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट। टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई हमको देख रहा है, जस्ट नॉर्मल बात। वैसे ये जाएगी, ठीक है, इसको ये पूरा वो पॉडकास्ट का हिस्सा है ये, कि आज की डेट में, मतलब इन टुडेज डेट, मतलब कैसा लग रहा है आर्ट फील्ड में, और फ्यूचर स्कोप क्या दिखते हैं तुमको, है ना? ओवरऑल मतलब मैं जानना चाहता हूँ, जब स्टार्ट किया था तब क्या सोचा था और अब कैसा हो रहा है, फ्यूचर में क्या सोच रखा है ना? और रियली बताना है कि क्या सच में जो हम एक फैंसी दिमाग में बना रखा है कि इमेज है एक आर्टिस्ट की, आर्टिस्ट तो अलग दुनिया में जीता है, अलग ही हो जाएगी लाइफ, क्या वो है, नहीं है,
मे बी जो भी तुम्हारा विचार है, मतलब वो मुझे एक बार बताओ। आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा सबसे पहले अलग नहीं होते, बस सोचने का तरीका होता है अपना-अपना सबका। अब जैसे हम अपने ज़ोन में होते हैं, हम इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, बाकी जो भी नॉर्मल काम करते हैं वो तो अपने माइंड में होती है। बट आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा कोई ऐसे अलग नहीं होते, इंसान ही है। बस थोड़े से क्रिएटिव सोचने लगते हैं, क्रिएटिव तो सब होते हैं, बट क्रिएटिविटी बाहर निकालनी पड़ती है ना, सबसे पहले वो है। एंड और क्या था क्वेश्चन? आ, जैसे कि मतलब पूरा मुझे सिनेरियो जानना है फिलहाल, अभी तुम्हारा क्या सिनेरियो है, मतलब तुम काम कर रहे हो बहुत अमेजिंग, मुझे तो देखो बहुत से बढ़िया लगता है, बाकी लोगों को भी लग रहा होगा, ठीक है, बट एज अ आर्टिस्ट मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ बिहाइंड द सीन क्या है। फ्रंट फ्रंट में लगता है सब बढ़िया है, फॉलोवर भी अमेजिंग आ रहे हैं, कमीशन भी बढ़िया चल रहा है, इसका मतलब आर्ट लाइफ बढ़िया चल रही है ना? तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि क्या सच में ही ऐसा है या कुछ अलग है मतलब। नहीं देखो, सबसे पहले इसमें कुछ अलग नहीं है। अगर आपको इस ज़ोन में रहना पसंद है, तो आप ऑटोमेटिकली काम करते जाओगे बहुत ज़्यादा। एंड जैसे मैं मेरा बताऊँ, स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता था कि मुझे थोड़ा रियलिस्टिक बनाना है। बिकॉज़ बहुत सारे आर्टिस्ट के मैंने थे, उससे मैं इंस्पायर होता था देखकर कि बिल्कुल रियलिस्टिक बनाओ। बट धीरे-धीरे जैसे मैं बनाते जा रहा हूँ अभी आर्ट वर्क्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा कुछ रियलिज़्म से अलग करना है। मतलब वो क्रिएटिविटी होती है ना, धीरे-धीरे बढ़ते रहती है, अलग होते रहती है। वही क्रिएटिविटी पहले तो नहीं आएगी, पहले तो भाई रियलिस्टिक ही बनाना पड़ेगा मेरे हिसाब से तो। जैसे पहले मैंने भी काफ़ी रियलिस्टिक बनाया, बट अब जाके मेरा मन करता है कि आर्टिस्टिक बनाऊँ, थोड़ा सा आर्ट वर्क को आधा अधूरा छोड़ दूँ, पैचेज़ में काम करूँ, है ना? मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में नहीं आती है, स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से करना भी नहीं चाहिए, मैं रिकमेंड यही करूँगा कि बिल्कुल आर्टिस्टिक काम करो, अपना स्टाइल डेवलप करो, आई थिंक। वो ऑटोमेटिक फीचर है। अगर आप सोच लोगे ना कि मुझे इमेजिनेशन से कुछ ड्रॉ करना है, पहले ही मैं अपना आर्ट स्टाइल बनाऊँगा, वो ऐसे बनता नहीं। मुझे जो लगता है कि अगर कोई अपना आर्ट स्टाइल, पहले बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बनाया है, वो ऑटोमेटिकली बना है उनसे, वो क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली निकली है। उन्होंने ऐसा सोचा नहीं है कि मुझे मेरा स्टाइल बनाना है, कुछ अलग बनाना है। वो अलग या क्रिएटिविटी अपने आप निकलती है। एंड उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत सालों तक काम करना पड़ेगा। यहीं से मुझे वो एग्जांपल याद है, जैसे तुमने बताया था कि आजकल बहुत बिगनर एनीमे बना रहे हैं। एनीमे को मुझे ना सच बताऊँ, एनीमे खुद एक अपने आप में आर्ट स्टाइल है। जब आर्टिस्ट बहुत मेहनत कर लेते हैं तब जाके एनीमे बनता है, तब एक कैरेक्टर निकालते हैं। और बिगिनर क्या करते हैं, उस कैरेक्टर को कॉपी कर रहे हैं, फिर सोचते हैं कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। शुरुआत में तो यार देखो कॉपी करना पड़ेगा, बट ऐसी चीज़ कॉपी मत करो जिसकी कोई बाद में वो वैल्यू ना हो मेरे हिसाब से। क्योंकि एनीमे का देखो वही है, कैरेक्टर बन चुका है, आप उसको कॉपी करके करोगे क्या? ना आपकी स्किल डेवलप होगी, ऑलरेडी वो एक कार्टून है, बॉर्डर वाली लाइन बनती है, ना आप उसमें वैल्यू समझ पाओगे, ना रियलिज्म निकाल पाओगे, आर्ट के कोई फंडामेंटली नहीं अप्लाई कर पाओगे उस पर, है ना? एनीमे में ग्रो करना चाहते हैं ना एज एन आर्टिस्ट, और वो सोच रहा है कि मैं एनीमे बनाकर करूँगा, उससे नहीं होगा। एनीमे, क्योंकि जैसे तुमने बताया, ऑलरेडी एक आर्ट है, किसी ने बना रखा है। एंड वो बस एग्जैक्टली कॉपी करना होता है। रियलिज्म आप बनाओगे तो उसमें तब भी थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे अपने आप। बट एनीमे एग्जैक्ट कॉपी है, एंड उसमें ना लाइट्स है ना शेडोज हैं। एनीमे बनाने में अगर आपको ग्रो करना है, तो एनीमे बनाना आपको बंद करना पड़ेगा। ना उससे आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, ना आपकी आर्ट में ग्रोथ होगी, एंड ना ही आप बहुत ज़्यादा कुछ सोच पाओगे। हम्म, वही एनीमे अगर बनाना, देखो एनीमे तो लास्ट की बात है, सच बताऊं पहले तो सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, फेस का स्ट्रक्चर क्या है, तभी तो उसको कार्टून बना पाओगे, तभी तो एक कैरेक्टर निकाल पाओगे। पहले ही वो स्किल ही नहीं है हाथ में। हाँ, जंग लड़ने जा रहे हो बिना उसके कवच के, तलवार भी नहीं है हाथ में जंग लड़ने निकल गए हैं, है ना? ये मुझे ऐसा फील होता है, मतलब बहुत लोग कम एनीमे भेज देते हैं मुझे। मैं अपना सीन बताता हूँ तुमको, जैसे क्लासेस वगैरह रन करता हूँ मैं आर्ट वर्क मांगता हूँ सामने से कि अपना आर्ट वर्क एक बार शेयर करो, तो सामने से एनीमे कर देते हैं मुझे शेयर। अब उसमें अटक गया लगता है वीडियो, अब ठीक हुई? नहीं, अब उसमें मैं क्या देखूं, उसमें तो ऑलरेडी कार्टून है, ना तो मुझे वैल्यू समझ में आ रही है, ना मुझे प्रोपोर्शन, अगर कुछ गलत भी बताऊं तो क्या गलत बताऊं, या कुछ सही भी बताऊं तो क्या सही बताऊं।
इसलिए मुझे वो चीज़ ऐसी लगती है कि नहीं यार, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। रियलिज़्म पे काम करो, धीरे-धीरे आप वो अपना स्टाइल बना लोगे। स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली कॉपी करना पड़ेगा, जैसे एक फोटो रियलिज्म होता है, बिल्कुल। आपको वही बनाना पड़ेगा। इमेजिनेशन से तो आप तब बना पाओगे जब आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड वो एक्सपीरियंस से आएगा, ऐसे जल्दी से नहीं आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब एक और मैं चाहता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए कि तुम एडवाइस दो कि पूरा एक एक एडवाइस, कोई भी शुरुआत से स्टार्ट कर रहा है। मान के चलते हैं एक इमेज मान के चलते हैं, एक पर्सन है, वो शुरुआत से स्टार्ट करना चाहता है एंड वो सुनना भी चाहता है कि तुमसे गाइडेंस लेना चाहता है कि भाई मैं कैसे करूँ? तो एक एडवाइस जो तुम बिगिनर्स को देना चाहते हो। सबसे पहले तो अपने अंदर क्लियरिटी लाओ कि ठीक है, आपको पता नहीं है किस तरह से करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि मैं कर लूँगा इस चीज़ को। अगर आपके अंदर वो क्लियरिटी है तो 50% आप ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हो, बाकी तो टाइम की बात है। जितना ज़्यादा आप बनाते जाओगे उतना सीखोगे। बट जैसे अगर मेरा बताऊँ, मैंने स्टार्टिंग में बेसिक से स्टार्ट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट पोर्ट्रेट बनाया, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज से, क्योंकि मुझे सिखाने वाला कोई था नहीं। यूट्यूब पर मैं देखता था तो मुझे फालतू की चीज़ें लगती थी कि ये कौन बनाए, लाइन प्रैक्टिस कौन करे, स्टिल लाइफ क्यों बनाऊँ, मैं तो सीधा सही। पोर्ट्रेट बना दूँ। एंड तब भी मुझे इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा ग्रो करने में एज एन आर्टिस्ट। मैं फॉलोअर्स की बात नहीं कर रहा, अपने आर्ट की बात कर रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा उस चीज़ में ग्रो करने में। बट अगर आपके अंदर क्लियरिटी है तो आप कर जाओगे। एंड स्टार्टिंग में अगर आपके पास कोई है सिखाने वाला, अगर आप क्लासेस कर सकते हो, तो मैं बोलूँगा 100% आपको करना चाहिए। कोई कोर्स हो, कोई लाइव क्लासेस हो, आपको 100% ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बेसिक से सीखोगे किस तरह से करना है तो आप सीख जाओगे स्टार्टिंग से ही। मैं चाहूँगा जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट आते होंगे तुम्हारे पास भी क्लासेस में कि मुझे स्टिल लाइफ नहीं करना, ये सब नहीं करना, डायरेक्ट पोर्ट्रेट बनाना है। उस चीज़ को तुम क्या मतलब तुम कैसे एक्सप्लेन करते हो? मैं अपनी स्टोरी का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखो, अभी तुमने बताया, मैं बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहा हूँ तुमसे। मुझे तुम सिमिलर, मुझे मेरे जैसे ही लग रहे हो। यार ये तो मेरे को मेरा भाई मिल गया। मुझे ऐसा फ़ील आ रहा है क्योंकि मैंने भी शुरुआत में पोर्ट्रेट ही किया था। मेरे को नहीं पसंद था लाइन बनाओ, स्टिल लाइफ़ बनाओ, कौन बनाएगा यार, सीधा पोर्ट्रेट बनाते हैं डायरेक्ट। तो मैं भी मेरे स्टूडेंट को यही कहानी बताता हूँ, देखो तुम्हारे सर ने भी यही किया था, ये गलती कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। पोर्ट्रेट किया, ऊपर जाते फिर डाउनफॉल आ गया। फिर मैंने स्टिल लाइफ़ से शुरुआत किया, तब जाके अब मैं कंसिस्टेंट हूँ काम में। तो मैं अपना इस एग्ज़ाम्पल देता हूँ, पसंद नहीं आ रहा, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं था, बट करना तो पड़ेगा। ये हिस्सा है ग्रो करने के लिए। अगर स्किल डेवलप करनी है तो ये काम करना पड़ेगा। और स्टिल लाइफ़ में हम स्टिल लाइफ़ नहीं बना रहे होते। स्टिल लाइफ़ में हम वैल्यू समझ रहे होते हैं, एंगल समझ रहे होते हैं, प्रोपोर्शन समझ रहे होते हैं, 10 चीज़ें चल रही होती है। स्टिल लाइफ़ का तो वो बस नाम है बस, एक्चुअल में तो हम हार्ड स्किल ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे। तो मैं ये समझाता हूँ। और तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ना सच बताऊँ, जब तक मैं रैंडमली सीख रहा था पोर्ट्रेट, कभी कुछ कर दिया, कभी ग्रिड लाइन बना के काम कर दिया, कभी कहीं शेडिंग कर लिया, किसी को कॉपी कर दिया, तब तक क्लैरिटी नहीं थी इसमें। जब मुझे समझ में आया कि हाँ, ये चीज़ करनी होती है, मुझे आर्ट समझ में आ गई कि मैं एक पोर्ट्रेट कैसे बनाता हूँ। मुझे समझ में आ गया पोर्ट्रेट बनाना, तो मैं समझ पाया कि हाँ, ये ऐसे होता है और आगे कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, हो जाएगा, अब हो जाएगा। पहले नहीं था, क्योंकि मैं तुमसे भी जानना चाहता हूँ, मेरे साथ ये होता था, एक पोर्ट्रेट बनाया, उसके बाद 10 पोर्ट्रेट गलत होते थे। मेरे तो हमेशा बनता ही नहीं था यार, फिर एक अच्छा होता था, ऐसा रहता था पहले के टाइम में। पर अब ऐसा है, जितने बनाऊँ ना, 10 बनाऊँ, 10 के 10 सही निकलेंगे। अब ऐसा हो गया है। तो सारा कुछ सीखने का खेल है। जब आपने सीखना स्टार्ट किया, क्लासेस लगाई, ऑनलाइन कोर्स वगैरह लिए, कहीं से भी सीखा, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड सबसे मेन चीज़ जैसे मैंने बताया, क्लियरिटी। अब जैसे एज एन आर्टिस्ट किसी को जानना है कि उसको कितना आता है, अपना हाथ बनाकर देखो। मुझे जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है वो हाथ बनाना है। हाँ, मुझे भी। हाथ हमें लगता है ऐसे 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 5 उँगलियाँ बना दी, हो गया। बट अगर किसी को चेक करना है अपनी स्किल्स, तो एक बार हाथ बनाकर देखो फ्री हैंड, शेडिंग भी करना उसमें, सारे शेडोज, लाइटिंग वैल्यूज ऐड करना। तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितने स्किल्स डेवलप करी हैं। क्योंकि फेस तो देखो हम बहुत बार बनाते हैं, ये सबसे मेन है। अगर आपको इसके बारे में पता है कहाँ कर्व है, कहाँ पर ऐसे वैसे फोल्ड्स हैं, उस चीज़ को अब अगर आप समझने लगोगे तो आप समझ जाओ कि मैं सीख रहा हूँ।
सही कह रहे हो बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ ना मेरे को भी बहुत ऐसा लगता है। जब भी मैं बोलता हूँ ना कि अगर स्किल चेक करनी है तो हाथ बना लो यार। हाथ अगर बन गया तो मतलब आप हो, आर्टिस्ट हो भाई। मैं खुद मान जाऊँगा सामने वाला कि भाई तू आर्टिस्ट है, कुछ मत बता मुझे अब आगे, है ना? इतने सारे कर्व्स होते हैं ना, वो अगर आप अच्छे से बहुत। ऑब्जर्व करने के आपके अंदर स्किल्स है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर कितनी स्किल्स आपने डेवलप करी है। तो मैं ये बता रहा था, मतलब मैं अपनी ऑडियंस को बोलना चाहूँगा जो हमको देख रहे हैं कि अंधेरे में तीर मत चलाओ। एक अगर वर्ड में बताऊँ, अंधेरे में तीर मत चलाओ। 10 तीर चलाओगे एक निशाने पे लगेगा, वो भी आधा-अधूरा। इससे बढ़िया ये है कि आँखों में रोशनी कैसे आए उसका सॉल्यूशन ढूँढो कि यहाँ इस कमरे में रोशनी कैसे भरूँ मैं? जब वो टारगेट दिखेगा तब आप सही निशाना लगा पाओगे, और वो चीज़ नॉलेज से आती है। पहले रैंडमली हर कोई रैंडमली करते रहोगे, कब नहीं मिलेगी क्लैरिटी भाई। क्योंकि मैं अपना ही बता रहा हूँ, अब मुझे पता है कि मुझे दिखता है कि ये चीज़ ना ऐसे हो सकती है, कर लूँगा मैं। तब कॉन्फिडेंस है, नहीं तो मैं कब का छोड़ चुका होता है इस आर्ट फील्ड को। कब का मुझे ऐसा लगता है यार नहीं हो पाएगा भाई। कोई कोई मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस ही नहीं आता अंदर, सच बताऊँ तो। और मोस्टली लोगों के साथ यही है, जो लोग छोड़ते हैं ना वो इसीलिए ही छोड़ते हैं आर्ट को। उनको खुद नॉलेज नहीं होती, वो खुद अंधेरे में रहते हैं। फिर पेरेंट्स बोल देते हैं बेटा स्कोप नहीं है। वो मन में घबरा जाता है कि हाँ यार स्कोप तो नहीं है, करूँगा क्या अब मैं इसमें? वो सारी कमी सिर्फ नॉलेज की है। सिर्फ एक ही चीज़, नॉलेज। नॉलेज ले लो यार, सब कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी, दूसरों को भी समझा पाओगे आप। राइट? सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, बिल्कुल सही। क्लियरिटी सबसे मेन है। अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपको पता है आप कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स अपने आप समझ जाएँगे। जो बहुत सारे लोगों का इश्यू होता है कि हमारे घर सपोर्ट नहीं कर रहे। घर वाले सपोर्ट का यही है, मैं तो यही बोलता हूँ। मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ अपना ओपिनियन, तुम मुझे बताना है कि सही है या नहीं है। मैं तो यही बोलता हूँ कि देखो, घर वाले तभी मानेंगे जब तुम में कॉन्फिडेंस दिखेगा। तुम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, खुद ही सामने से नहीं बोल पा रहे, तो घर वाले तो तुम्हें समझा देंगे जो भी समझा देंगे। एक चीज़ तो मैं हमेशा मानता हूँ कि ये सेलिंग हो रही है हर जगह। फिर अटक गई, अब ठीक है। तो ये चीज़ मैं बोलता हूँ कि हर जगह सेल्स हो रही है। कैसे? घर वाले तुम्हें अपना आइडिया बेच रहे हैं, तुम अपने घर वालों को आइडिया बेच दो अपना। जो जिसको आइडिया बेच देगा उसका आइडिया सही हो जाएगा, फिर वो चलेगा। सिंपल। मैं एक इस लाइन से मुझे ऐसा हो गया था कि अरे हाँ यार, बात तो सही है। आप आपके अंदर क्लियरिटी चाहिए। अगर आप क्लियर हो, कॉन्फिडेंट हो, तो अपने घर वालों को ब्रेन वॉश कर दो। बता दो देखो मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ, इसमें ये है, लेकिन दिखते कुछ भी बता दो। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो हाँ, कि मैं कर लूंगा, वरना आप उनको बता दो, फिर कल बाद में डीमोटिवेट होके बंद कर दो कि भाई मेरे से तो नहीं सही होगा। बात है। यही चीज़ है, घर वालों को एक बार समझाना है बस आपको। और बहुत लोग ऐसे आते हैं कि घर वाले नहीं मानेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे, बल्कि केस उल्टा होता है। घर वाले तो माने मनाए हैं। तुम एक बार ढंग से बात कर लो उनसे कॉन्फिडेंस के साथ। और मेन चीज़ यहाँ पे थोड़ा-सा अर्निंग का भी आता है। आपकी अर्निंग है तो घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे। रियलिटी है ये। मैं भी बैठा हूँ, बा काम कर रहा हूँ, घर वाले कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि भाई काम कर रहा है यार, इसने रिज़ल्ट लेके आया है, दिखाया है इसने हमको, तो दैट्स इट्स गुड। क्योंकि सबको सबके पेरेंट्स के अंदर है कि इंजीनियर, डॉक्टर या कोई जॉब, सबके माइंड में सिर्फ यही चीज है। ये किसी को पता ही नहीं है ना इसके बारे में। और घर वाले देखो भला चाहते हैं, सच बताऊँ तो। चाहते हैं कि हमारा बेटा ढंग से कुछ अर्न कर ले, अच्छा कर ले कुछ, है ना? आपको एंड इसके बारे में बोलो बोलो। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इस ये फ़ील्ड भी अच्छी है, इसमें बहुत अच्छा हो सकता है। एंड एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए आपको स्टार्टिंग में कि मुझे सपोर्ट करे, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। कोई क्यों करेगा सपोर्ट? आपको आपको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा ना। अलग फील्ड है, इसमें आपको दिखाना पड़ेगा रिजल्ट लाके, कोई तभी आपके ऊपर विश्वास करेगा। वरना आपके पेरेंट्स के फ्रेंड्स वगैरह बोलते रहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, इसको बोलो कुछ काम करे। जब तक आप कुछ नहीं कर रहे, रिश्तेदार भी बोलते रहेंगे। घर आके बात सुना के जाएँगे, क्या कर रहा है? सारा दिन बैठा रहता है घर पे। जब आप काम कर रहे हो, दिख रहा है, कोई नहीं बोलेगा फिर। रिश्तेदार भी खुद आके बोलेगा, "अरे वाह! कैसा चल रहा है आर्ट का काम?" सच में, ये है, मैंने फ़ील किया है। कई सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने बोला कि ठीक है ये कुछ कर रहा है, लेकिन इसको कुछ काम पे लगा, इससे क्या होगा। बट मैंने
अच्छे से कर रखा था ना ब्रेन वॉश की, इसमें है, इसमें बहुत कुछ है, हाँ ये लोग ऐसे करते हैं, वो लोग वैसे करते हैं। क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि आगे जाके मैं कर लूंगा इसको। बिल्कुल। फिर घर वाले भी सपोर्ट करते, सामने से बताते कि मेरा बेटा आर्ट कर रहा है, आर्टिस्ट है, ये करता है, ऐसे करता है, ऐसे कर रहा है ये काम में। डेफिनेटली यार, मैंने बहुत चीज़ देखी है ये तो। फिर हर कोई सपोर्ट करता है आपको, हर कोई बोलेगा कि हाँ, हाँ, क्योंकि आप रिजल्ट टेबल पे आप रिजल्ट रख पा रहे हो, है ना? वो एक कहावत है इंग्लिश में कि टेबल पे क्या रखते हो, बट यू हैव ऑन योर टेबल, है ना? ठीक है। ओके, सो अब थोड़ा सा ना रैपिड क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ठीक है? एक वर्ड में तुम आंसर देना, सिंपल से रैपिड कुछ क्वेश्चंस हैं, एक वर्ड या फिर कुछ एक लाइन दो लाइन में समझा देना भाई, जैसा भी रहेगा। ओके, तो आर्ट में क्या ज़्यादा मैटर करता है, टैलेंट या फिर हार्ड वर्क या कंसिस्टेंसी? तीनों का मिक्सचर। बिल्कुल सही है, थोड़ा टैलेंट का मसाला, थोड़ा हार्ड वर्क और फिर कंसिस्टेंसी भी। ओके, नाउ आर्टिस्ट इस एआई के एरा में क्या अर्निंग कर सकते हैं, पॉसिबल है? एआई का ऐसे ही हाइप बना रखा है, एआई कुछ नहीं है। एआई बहुत टाइम पहले से भी था, अब भी है और आगे और भी रहेगा। बट उल्टा इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी ना, मुझे जैसे लग रहा है। एआई के जमाने में तो और सब फास्ट होते जा रहे हैं, बट आप कुछ यूनिक प्रोवाइड कर रहे हो बहुत ज्यादा, जो हार्ड वर्क करके बनता है, हाथ से बनता है। तो आई थिंक ये बस ऐसे ही फेक हाइप है। एआई आगे भी रहेगा, आप अपने स्किल्स पर ध्यान दो और कुछ नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो। एआई का सिर्फ ऐसी, एआई तो बल्कि मदद है, मददगार है, सच बताऊं तो मदद लेनी चाहिए। जो लोग दूर भाग रहे हैं ना, मैं उनको बोलना चाहूंगा मदद लो यार एआई की, यूज करो ढंग से, समझो इसको कैसे हो रहा है ये। जब नई नई आई थी मुझे भी नहीं पता था, सच बताऊं मैंने यूज ही नहीं करी। जब से यूज करना स्टार्ट किया, अब कोई काम उसके बिना होता ही नहीं, सारा कुछ मतलब पता, मतलब अच्छा काम कर देती है। जो काम घंटों का था वो मिनटों में हो जा रहा है, तो क्या बुरा है। हाँ, इजीली, बहुत इजीली एक तो सब एक्सेस मिल जाता है हमें। जैसे गूगल था, अब गूगल लोग भूल चुके हैं, बहुत सारे लोग चैट जीपीटी और ऐसे हाँ प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं सब। सही कह रहे, कुछ भी पूछना जीपीटी, चैट जीपीटी को खोल लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने देखा है बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट ब्रोक रहते हैं, मतलब फाइनेंशियली भी वीक हैं और आर्ट फील्ड में भी कोई माइंडसेट नहीं है उनका, ऐसा क्यों है? क्या लगता है तुम्हें, क्या रीजन है? मतलब टैलेंटेड भी है पर वो नहीं कर पा रहे इतना अच्छा। क्योंकि आप माइंडसेट से वीक होगा शायद वो। ये कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं होगा। एक आर्ट की एडवाइस, कोई भी सोशल मीडिया पे तुमने सुना हो, कुछ भी हो, जिससे तुम बिल्कुल ही डिसएग्री करते हो, नहीं यार ये गलत है, कोई भी ऐसी एडवाइस जो मतलब लोग मानते हैं, बिगिनर भी सुन रहे हैं, मान रहे हैं कि हाँ ऐसा होता होगा, और तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये नहीं है, गलत है ये? ऐसी एडवाइस सबसे गलत मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब मैंने बोलते हुए भी सुना है, एक्सप्लोर करो, बट स्टार्टिंग में आपको एक बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप किसी को देख के इंस्पायर होके आज इंस्पायर हो गए, किसी के ऑयल पेंटिंग देख के, कल इंस्पायर हो गए किसी की स्केच देख के, परसों चारकोल देख के, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप एक चीज में आप बेस बनाओ, उसको स्ट्रॉन्ग करो, फिर उससे आप कोई भी मीडियम से काम कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा पिछला पॉडकास्ट हुआ था एपिसोड 1, उसमें भी इस बात में हमने डिस्कस किया था। वहाँ पे पूरा डीप में नहीं बताया था, उसमें सिर्फ ये बोला था कि हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। बट अगर इसको डीप में समझे ना, एक्सप्लोर का मतलब ये है कि स्पीडली चेंज मत करो। जैसे तुमने बोला किसी को देख लिया, आज ऑयल कर रहे हो, मन नहीं किया कल वाटर कलर स्टार्ट कर दिया, इतना सडन चेंज नहीं होना चाहिए। एक्सप्लोर करो, बट एक छोटा, एक एटलीस्ट बेस तो हो, है ना? एटलीस्ट एक चीज पता है, फिर उसके बाद एक्सप्लोर इस चीज को लेकर करो कि मुझे कौन सी चीज पसंद है। आपको देखकर पता चल जाएगा, उसके लिए आपको हजारों का इस चीज में, परसों इस चीज में बनाने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में एक्सप्लोर करो, बट बस समझ लो कि मुझे ये चीज पसंद है, उसमें अपने स्किल्स डेवलप करो, फिर आगे और करते रहो एक्सप्लोर। सबसे फास्टेस्ट तरीका बताओ, बिगिनर आर्टिस्ट इंप्रूव कर पाए अपनी आर्ट को। सबसे फास्टेस्ट तरीका है कि आप भूल जाओ। आप बहुत ही फास्ट इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि आर्ट में ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जितना कोई भी इंप्रूव करता है, एक्सपीरियंस से करता है।
एक्सपीरियंस से ही करोगे। आप जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा सीखते जाओगे और हर आर्ट वर्क में इम्प्रूव करोगे। इसमें एक तो ये नेवर एंडिंग लूप है, इसमें कोई ऐसा लेवल नहीं है कि मैक्स लेवल पहुंच गया खत्म। सालों तक आप बूढ़े हो जाओगे तब तक आप सीखते रहोगे कि मुझे, हाँ मैंने कल ये गलती करी थी, आगे मैं इस तरह से करूंगा, थोड़ा और अलग तरीके से करूंगा। तो ये फास्टेस्ट तरीका कोई नहीं है, काम करते रहो, सीखते रहो। सही बात है। एक एक थॉट एक कोट दिमाग में आ रहा है, मैं हमेशा अपने आप को बोलता हूँ, लॉन्ग कट इज द ओनली शॉर्टकट। सही है। यही सेम चीज तुमने बोली अभी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। ये मैं मानता हूँ इस चीज को, क्योंकि यार जब भी कोई बोलता है ना कि आपको 30 दिन में रिजल्ट दे दूंगा मैं, 30 दिन में आप सीख सकते हो, फास्टेस्ट तरीका है, मैं नहीं मानता। जल्दी करना भूल जाओ यार, पूरी जर्नी पूरा साल लग जाते हैं, जिंदगी लग जाती है आर्टिस्ट लोगों की काम करते करते। बढ़िया है। नेवर एंडिंग लूप है, कोई एंड नहीं है इसका। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कल सोशल मीडिया गायब हो जाता है, सुबह उठ के देखता हूँ फोन में कुछ नहीं है, कोई भी ऐप नहीं है, तो क्लाइंट्स कैसे लाओगे तुम, कैसे अपना काम करोगे? बेसिकली सिंपल सा मतलब ही है, कुछ भी काम करो, कैसे करोगे? सोशल मीडिया चलाए सब तो शायद पागल हो जाऊं मैं, बट दुकान डाल लूंगा मैं एक अपने बाहर एक ऐसी जगह पर जाऊंगा, पोस्टर बढ़िया सा बनाऊंगा, जैसे नॉर्मल दुकान में जैसे लोग सेल करते हैं बहुत सारे, एक छोटी सी आर्ट गैलरी आई थिंक बना लूं। मतलब वो भी है ना, देखो सोशल मीडिया गायब हुआ तो सबके लिए गायब होगा, है ना? अभी सारे लोग सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, सोशल मीडिया खत्म तो कहीं और लगेंगे लोग। लोगों को तो आना है, मार्केट तो बननी है भाई, मैं तो इतना मानता हूँ, कहीं ना कहीं तो बनेगी। मैं भी इस चीज से बहुत डरा हुआ रहता था, कल यूट्यूब बंद हो गया, यूट्यूब ने अर्निंग देना बंद कर दिया तो क्या करूंगा मैं, क्या होगा मेरा? पर मैंने समझा यार, मार्केट प्लेस है ये, बस एक मार्केट यहाँ नहीं लग रही तो कहीं और लग जाएगी, सिंपल है। आपको बस वहां अपना छोटी सी दुकान लेके बैठना है, बस तुम्हारी वाली बात है। जो ऑनलाइन दुकान खोल रखी है उसको शिफ्ट कर दो ऑफलाइन में। कहीं ना कहीं सोच मैच होती है, मतलब जो तुमने बताया वो सेम विचार मेरे हैं। मैं खुद यही मानता हूँ कि पहले बेस बनाओ, फिर दूसरी चीजों पे जाओ। शुरुआत में गलती मैंने भी करी है, सच बताऊं तो पोर्ट्रेट ही स्टार्ट कर दिया था, रैंडमली किया था, बट संभल गया। संभलने के बाद इस चीज में काम कर पा रहा हूँ आज। अमेजिंग सोनू, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारे साथ आज। ये पॉडकास्ट अभी हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं, बट थोड़ी बहुत और बातें करेंगे एंड देखते हैं कैसा क्या रहता है। बताओ तुम कुछ कह रहे थे। बहुत अच्छा लगा मुझे भी बात करके, मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना। मेरा काम तो है अकेले रूम में बैठकर अपने जोन में रहना, बट ऐसे भी अच्छा लगता है कभी कभी किसी आर्टिस्ट से बात करके, कुछ नॉलेज शेयर करके, जिससे और भी लोग देखें समझें। ऑब्वियसली हमें भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखना है, बट जितना हमने सीखा है, ट्राई रहा है कि कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले इससे। बिल्कुल, इस पॉडकास्ट का वही टारगेट है मेरा। मैं तुमसे कितने सालों से कनेक्टेड हूँ, पता नहीं कितने साल हो गए, मेरे ख्याल से 2-3 साल तो हो ही गए हैं शायद, है ना? जब तुमने बिल्कुल शुरुआत में किया था तब से कनेक्टेड हूँ मैं। और मतलब तुमने भी ग्रो किया, मैंने भी ग्रो किया, बट मेरी कहीं ना कहीं ये सोच है कि देखो, सोसाइटी में हम आर्टिस्ट हैं, आर्ट की कम्युनिटी को बढ़ाना चाहिए, ताकि कल को किसी को ये प्रॉब्लम ना आए पेरेंट को समझाने में कि आर्ट फील्ड में स्कोप नहीं है, पेरेंट्स की बातों में ना आए कोई, है ना? ताकि वो बता पाए यार सामने वाले को, एटलीस्ट स्कोप है, कर रहे हैं काम। और वही सेम बात है, हम दोनों सीख रहे हैं, तुम भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहे हैं, बट जो लोग और सीख सकते हैं हमारी कुछ बातों से, उनको वैल्यू मिल जाएगी, वो भी अपनी आर्ट फील्ड में इस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। और एवरीवन, मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सोनू के जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप जाके इनका चैनल चेक कर लेना। और सबसे मेन क्वेश्चन जैसे लोगों का होता है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आर्ट स्किल साइड में रखो, ब्रेन वॉश कैसे करते हैं वो समझो, अच्छे से ब्रेन वॉश करो, रिजल्ट लाओ, आपके पेरेंट्स मान जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज्यादा लोगों का इश्यू यही होता है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर रहे। सबसे पहले ब्रेन वॉश करो उनको, अपने आप सपोर्ट सही करेंगे। बात। थोड़ा सा और आगे समझा ही दो, अब तुमने इतना बोल ही दिया है, कैसे करें? मतलब थोड़ा सा एक टिप्स एंड ट्रिक्स इसकी हो जाए थोड़ी सी, कि कैसे पेरेंट्स को समझाए, तुमने कैसे किया था और कर कैसे सकते हैं बेसिकली। सबसे पहले जब मेरी पेरेंट्स की बात करूँ, मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं, एंड ये
मैटर करता है, सबके अलग अलग होते हैं। मेरे सपोर्टिव थे, इसलिए जरूरी नहीं है कि आपके पहले से सपोर्टिव रहे, हो सकता है आपको समझाना पड़े। तो मुझे पर्सनली उतनी जरूरत नहीं पड़ी समझाने की, बट अगर आपको समझाना है, सबसे पहले रिसर्च करो कि आर्ट है क्या, इसमें एज अ बिजनेस इसको मैं किस तरह से देखता हूँ, या आगे किस तरह से मैं ग्रो कर सकता हूँ। सबसे पहले खुद समझो कि इस चीज को किस तरह से करना है। उसके बाद जब आप समझ जाओगे, फिर अपने पेरेंट्स को आप किसी भी तरह से समझाओ कि देखो, इसमें हम इस तरह से ग्रो कर सकते हैं, ऑर्डर्स ले सकता हूँ, यूट्यूब पर मैं ग्रो कर सकता हूँ। और 50,000 की लोग सेल करते हैं, लाखों लाखों की सेल करते हैं, करोड़ों की सेल करते हैं, कुछ भी बोलो, बस ब्रेन वॉश करना आना चाहिए आपको। इसलिए मैंने बोला कि ब्रेन सही वॉशिंग बात है। स्किल डेवलप करो, और समझा लो, किसी भी तरह से समझा लो, समझ जाएंगे, क्यों नहीं समझेंगे, आपके पेरेंट्स तो हैं, आपका भला चाहते हैं। मैं मेरे केस में बताऊँ तो मैंने भी काफ़ी समझाया था, और ये रियलिटी अगर तुम समझाओगे कुछ टाइम के लिए समझेंगे, कुछ टाइम की मोहलत मिल जाएगी आपको। उस टाइम में आपको स्किल डेवलप करनी है, रिज़ल्ट लेके आने हैं। मैं सच बताऊँ कुछ सालों तक एक एक पिछले साल तक भी मेरे पेरेंट्स मेरे को ये बोल रहे थे, छोड़ इसको जॉब कर ले, साइड बाय साइड कर लियो, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। एक बात पिछले साल की, एक बात अब साल की, इस साल की है सच बताऊँ तो। मैंने इतना समझाया, मनाया, सारा कुछ हुई, माने, टाइम भी दिया, सपोर्ट तो था ही, बट एक्चुअल में माने जब मैंने रिजल्ट ला के रखा, दिखा दिया कि हाँ देख कर सकता हूँ, आई कैन डू। क्योंकि वो मानेंगे कैसे, जब आप अर्निंग करोगे, उनको दिख जाए जो आपने बोला कि लोग ना इतने इतने कमा रहे हैं, इतने इतने पैसे आते हैं इस फील्ड में, काम करूंगा तो इतने आएंगे, ये हो जाएगा। वो थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड कर दो बस, है ना। शुरुआत में मोहलत ले लो, मानेंगे नहीं, कुछ टाइम लो, उस टाइम में सीखना शुरू करो। मैं रियलिटी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, उस टाइम में सीखना शुरू करो, कहीं से भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा कहीं से कुछ कोर्स लिया, सीखा, स्किल डेवलप हो गई। फिर उस स्किल को कैसे तुम यूज कर सकते हो अपनी आर्ट को ग्रो करने में और कस्टमर लेके आने में, जो भी है सोशल मीडिया ग्रो करने में होता है। फिर उसके बाद थोड़ी अर्निंग होगी, अर्निंग घर वालों को लाके दिखा दो, उसके बाद तुम्हें कुछ और टाइम की मोहलत मिल जाएगी, थोड़ा टाइम और मिल गया, थोड़े टाइम में फिर से इस चीज को रिपीट करो, रिपीट होगी, ऐसे करते करते बड़ा हो जाएगा। मैंने तो यही देखा है, क्योंकि मेरे साथ तो यही सेम था। थोड़ा टाइम, मैं हर बार ये बोलता था कि बस ये साल, बस 1 साल और दे दो, बस 1 साल, उसके बाद मैं आपकी मानूंगा जो भी होगा। तो इस करते करते फिर आज फाइनली सब कुछ कुछ हद तक बेटर है, बट फिर भी सीख ही रहे हैं यार, करना तो है ही, कर ही रहे हैं, ऊपर नीचे अप एंड डाउन तो रहता ही है। एंड अगर कोई ऑलरेडी जॉब कर रहा है तो तुरंत छोड़ मत देना उसको, साइड बाय साइड करो, थोड़ा सा ग्राइंड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, बट अगर तुम्हारे पास जॉब है तो स्टार्टिंग में उसे छोड़कर मत करना। ऑब्वियसली अगर आपके पास पहला ऑप्शन है, आप बहुत ज़्यादा यंग हो, तब तो आपके पास बहुत टाइम है। और जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास उतना टाइम नहीं था। मेरा टाइम यही था उस टाइम पर कि या तो मुझे अब जॉब के लिए जाना है, या तो इस चीज़ पर 100% देना है। तो अगर कोई ऑलरेडी जॉब कर रहा है, साइड बाय साइड करो, धीरे धीरे ऑब्वियसली आप शिफ्ट कर जाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, एकदम से मत छोड़ो। मतलब आपको पूरा प्लान करके रखना है कि कैसे कैसे होगा, कल को आर्ट फील्ड में कुछ नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट कुछ तो हो, स्कोप तो हो फिर, है ना। यही मैं बोलना चाहूंगा। आपके अंदर सारी स्किल्स होनी चाहिए ना, सिर्फ कोई सिर्फ ड्राइंग अच्छा बनाता है जरूरी नहीं है वो ग्रो कर जाए इंस्टाग्राम पर। और कोई सोशल मीडिया बहुत अच्छे से मैनेज करता है, तब भी जरूरी नहीं है कि वो ग्रो कर दे, क्योंकि उसके पास हो सकता है आर्ट स्किल कम हो। और किसी के पास दोनों है, तो वो जरूरी नहीं है कि उस अर्निंग में कन्वर्ट कर ले उस चीज को, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है अब। तो सब स्किल्स होना बहुत मैटर करता है। एकदम से नहीं आएंगी, एक्सपीरियंस से बढ़ते रहेंगे जितना काम करो, बट बस एक ही चीज़ है, क्लियरिटी से काम करो। ऑब्वियसली अपने आप होते रहेगा सब टाइम के अकॉर्डिंग। जो लोग आते हैं बहुत ज़्यादा डीएम में, चलो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, बट डीएम में आते हैं कि मुझे सपोर्ट करो, मेरे रील को लाइक करो। यार मैंने ना एक एक वो बनाया, ग्रुप बनाया था फिलहाल अभी, मैंने एक एक पोर्ट्रेट की फ्री वर्कशॉप करी थी। तो उसके अंदर सिनेरियो क्या हुआ, मैंने फ्री क्लास बनाई, पूरा एक ग्रुप बनाया, 500 मेंबर थे उसके अंदर। अब क्या सीन हुआ, मैंने मैसेज बंद कर रखे थे, पूरा वर्कशॉप हुआ अच्छे से, मैंने क्लास वगैरह ली। जब रिकॉर्डिंग शेयरिंग की बारी आई, मैंने रिकॉर्डिंग भी शेयर करी, ठीक है। फिर मैंने बोला कि आप मैसेज मैं ओपन कर रहा हूँ,
कुछ क्वेश्चन है आपके, जेन्युइनली अगर प्रॉब्लम आ रही है ना पोर्ट्रेट को, तो जेन्युइनली मुझसे पूछ सकते हो आप। ओपन करते क्या आया, ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, फॉलो करो इसको, लाइक करो इसको, यार फॉलो कर दो, प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज सपोर्ट मी। अगला मैसेज कर रहा है, क्यों करूँ तेरे को सपोर्ट भाई, अपने दम पे कर ले। बहस चालू, मैं देख रहा है यार, मैंने तो क्वेश्चनिंग के लिए बोला था, एटलीस्ट मेरे से कुछ अगर मिस हो गया हो तो बाद में पूछ लो भाई अपने डाउट्स। मैं तो जेन्युइनली नॉलेज दे रहा था, सामने से कर रहे हैं प्लीज फॉलो कर दो यार, बहुत भला हो जाएगा तुम्हारा, एक फॉलो कर दो, लगे पड़े हैं। मेरे को फिर मैसेज ही बंद करना पड़ा। तुम सच कह रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, ये चीज को कम करो यार। देखो जो कोई भी देख रहा है, उनकी वैल्यू घटा रहे हैं। खुद की वैल्यू डाउन होती है। अब जो पर्सन ज्यादा कर रहा था, सच बताऊं, वो ज्यादा बार बार मैसेज भेज रहा था, उसको मुझे निकालना पड़ा ग्रुप से। इस चीज से कुछ नहीं होगा, चलो किसी ने कर लिया एक बार, आपने, इसको मैं बोलूंगा, होता है सबके अंदर क्यूरियोसिटी होती है ग्रो करने की, सबको ग्रो करना है, सर्वर कोई भरने आया नहीं है सोशल मीडिया पे। बट वो भीख मांग के नहीं मिलता ना, मेरे रील को प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई कर भी देगा, एक दिन 2 दिन कर देगा, बट बाद में कोई क्यों करेगा? अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो वो अपने आप मिलेगी, आपको रिकग्निशन मांगनी नहीं पड़ेगी। उस अगर आपको मांगनी पड़ रही है तो आपके अंदर वो नहीं आएगी, पोटेंशियल नहीं है। सही बात है। उस वर्कशॉप के, हाँ हाँ सही कह रहे हो, उस वर्कशॉप के बाद मैं डिस्कस भी कर रहा था कि ना, चलो कमा लिया, मान लो 10 लोगों ने फॉलो भी कर लिया, क्या फायदा? फॉलोवर से कुछ पैसा थोड़ी आ रहा है, अल्टीमेटली कहाँ ग्रो कर रहे हो तुम? वो देखेगा थोड़ी, फॉलो करके भूल जाएगा, कल को तेरा काम पसंद नहीं आया अनफॉलो कर देगा, ऑब्वियसली यार। तो इस चीज से कोई बेनिफिट लगता नहीं मुझे। नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इससे, समझो उसने 2 रील लाइक कर ली, बहुत नेगेटिव, तीसरी बोर होके वो ऐसे उड़ा देगा दूर, बहुत नेगेटिव सच बताऊं तो। पड़ जाएगा आपकी वीडियो पर। और लोग करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, यूट्यूब पे बनाया अकाउंट, क्या करेंगे, रिश्तेदारों को भेज देंगे, फैमिली मेंबर व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, 2 दिन करेंगे, बढ़िया व्यू आएंगे, फिर उसके बाद वो देखना ही छोड़ देंगे। यूट्यूब को लगेगा अरे लोग आ रहे हैं, देख ही नहीं रहे इसका कंटेंट, तो अच्छा कंटेंट नहीं बना रहा होगा, तो यूट्यूब खुद नहीं फैलाएगा उसका कंटेंट। तो वही तो उल्टा नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाएगा, आप सोचोगे कि मैं शेयर कर रहा हूँ और लोग देखेंगे, जबरदस्ती देखेंगे, बट वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देगा, कोई ऐसा फर्क पड़ेगा नहीं उसका। एंड ये मैं बोलूंगा, भीख मांगना है, अगर आपको ऐसे चाहिए, मांग के नंबर चाहिए, तो आप मांगो, फ्री है सोशल मीडिया। एंड अगर आपको वो अर्न करना है तो बस आप वीडियोस बनाते रहो, आपका काम है वीडियोस बनाना, आर्ट वर्क बनाना, बाकी छोड़ दो। लक पर डिपेंड है और आपके पोटेंशियल पर डिपेंड है, बट जो भी मिलेगा आपको अपने आप मिलेगा, मांग कर नहीं लेना। सही कह रहे हो यार, मांग के हो भी जाएगा, मैं वही कह रहा था, मैं वही डिस्कस कर रहा था, मैं वही मांग के कर भी लोगे, क्या हो जाएगा यार, 1 दिन 2 दिन, सारा जिंदगी मांगते रहोगे, उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर आर्ट छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, उसके अलावा कुछ आता नहीं है। अलग अलग के ग्रुप में जा रहे हो, ग्रुप में जाके जस्ट फॉलोवर्स मांग रहे हो कि फॉलो कर लो मुझे, लाइक कर लो, शेयर कर लो। तो इसलिए उसके बाद मैंने ग्रुप चालू ही नहीं किया, सच बताऊं तो। देखो, अब खुद ही कम किया ना वैल्यू, मैं तो एटलीस्ट शेयर करना चाहता था, फिर अटक गई। मैं तो एटलीस्ट शेयर करना चाहता था कि भाई तुम्हें थोड़ी वैल्यू मिल जाए, अब मेरे को बंद करना पड़ा हार के। भाई तुम खुद ही ऐसी हरकतें कर रहे हो, अब मैं क्या करूं फिर? मैं तो इवन इसलिए मेरे वीडियो में भी कभी नहीं बोलता कि कमेंट करो, लाइक करो। मैं मेरे वीडियो में थोड़ा सार्केस्टिक टोन में रख देता हूँ, उल्टा सीधा शब्दों को घुमा के, बट जेन्युइनली मैं कभी नहीं बोलता कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, जिसको करना है वो करेगा, पसंद आया वो बिल्कुल। करेगा। एंड दूसरा एक चीज, सबसे ज्यादा जो लोग हर आर्ट वर्क के नीचे कमेंट करते हैं, कौन सा पेपर है, कौन सा पेंसिल है। सामने दिख रहा होगा तभी भी पूछेंगे कौन सा पेपर है, कौन सा पेंसिल है, कौन सा मार्कर है। इससे भी कुछ नहीं होगा, कितने बार पूछोगे आप? जो भी सिलेक्टिव होते हैं आर्ट मटेरियल्स में, ऐसा मुझे लगता है हर आर्टिस्ट का होता है अपना अपना जोन आर्ट मटेरियल्स में। पूछता है तो बंद कर दो, इससे कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग में देख लो आप क्या मटेरियल्स होते हैं, किस तरह के होते हैं, बट सेम मटेरियल्स आप ना तो यूज कर पाओगे, ना आपको उसका मतलब पता होगा। सही कह रहे हो। अब मेरे को देख लो, मैं काफ़ी टाइम से सिर्फ एक पेंसिल से बनाता था, 8B का यूज़ करता था मैं सिर्फ,
क्योंकि नॉर्मल से स्केच बनाता था मैं, तो बस उसमें क्या बताऊँ अब, 8B और नॉर्मल स्केच बुक यूज़ कर लो। सामने वाले का थोड़ी वो रिजल्ट आएगा, मैं बता दूंगा तो, क्योंकि वो स्किल मैटर करती है, वो कर भी लेगा तो फिर भी वो रिजल्ट नहीं आएगा उसका। ये डीएम में कर देते हैं, लाइक कर दो, शेयर कर दो, फॉलो कर दो। और दूसरा, पेपर कौन सा, पेंसिल कौन सा। ये एक्चुअल में होता है स्टार्टिंग में क्यूरियोसिटी, बट ये वेस्ट ऑफ टाइम है। बहुत लोग ऐसा भी है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट भी नहीं करते, सच बताऊं तो। जब बारी आती है एक्चुअल में कि कोई आपको चाह रहा है कि हाँ भाई मैं आपको दूंगा वैल्यू, सिखाऊंगा ये सारी चीज़ें जैसे मैंने किया, उसके लिए भी एग्री नहीं है। उसके लिए फिर सोचते हैं कि फ्री में ही सिखा दे, ये तो मुझे सारी चीज़ फ्री में ही बता दे जो इसने इतने सालों में सीखा है। चलो मैं बताता भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ऐसे छुपा के रखता हूँ, सारी चीज़ें शेयर भी करता हूँ ओपनली, बट फिर वही चीज़ें, अब क्या कर सकते हैं। इसी इसी चीज़ को ध्यान में रख के मैंने इस सीरीज का सोचा था यार पॉडकास्ट करते हैं, चाहे 2-3 लोगों का ही भला हो, एटलीस्ट उनका एटलीस्ट माइंडसेट तो बने। अगर जैसे आप सामने बात कर रहा हूँ, जैसे आप देख ही रहे हो, अगर आपका भी माइंडसेट है तो भाई कर लो चेंज इसको, ठीक है। पॉडकास्ट सीरीज का पर्पज यही है कि एटलीस्ट जो है आगे से हमको लोगों के अंदर क्वेश्चन होता है कि इसमें अर्न कैसे करें। आप खुद ही पे करने के लिए तैयार नहीं हो। बिल्कुल सही बोला यार, खुद ही अपने ऊपर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं हो तो सामने वाला कैसे करेगा आपके ऊपर इन्वेस्ट। सही पॉइंट है, जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे तब तो सामने वाला अपना टाइम आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा। वही देखो, कमिटमेंट तो चाहिए होती है। अगर तुम कमीशंस ले रहे हो, सामने वाला पे नहीं करेगा, कमिटमेंट नहीं देगा आपको, तो कैसे काम करोगे फिर, कैसे उसको वैल्यू दोगे। मेरे केस में सामने वाला पे नहीं करेगा, कमिटमेंट नहीं देगा मुझे, तो मैं कैसे अपना टाइम दूं उसको। टाइम इज मोर वैल्यूएबल, टाइम का ही तो खेल है, टाइम ही तो एक्सचेंज कर रहे हैं हम अपना। क्यों मैं टाइम दूंगा फिर, सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा मुझे, सामने वाले चाहते हैं कि मैं दे दूं उसको फ्री में, पहले सामने रखो ना। ये भी लिया तो आप उस चीज को उतना अच्छे से नहीं देखोगे। हाँ सीरियसली लोगे भी नहीं, ये भी बात है। सीरियसली, अगर आपने पे किया है तो आप सीरियसली लेकर देखोगे कि मैंने, हाँ मैंने पैसे दिए, मैं इस चीज को देखता हूँ, वेस्ट नहीं करूंगा। बट अगर अगर आपको फ्री में मिल जाएगा तो आप फॉर ग्रांटेड ले लोगे कि देखेंगे बाद में। सही कह रहे हो, ये इसीलिए ये ज़रूरी है, इसीलिए भी ज़रूरी है। कल को एक एक सिचुएशन मान लेते हैं, भाई मेरे पास भी बहुत पैसा है, तुम्हारे पास भी बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है, और हम फ्री में दे सकते हैं चीज़ें, बट फिर भी चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई सामने वाला कदर ही नहीं करेगा। अगर तुम कमीशन फ्री में बना के दे दोगे किसी को भी, कोई भी आएगा चलो बना देता हूँ तुम्हारे लिए इतना बड़े साइज में, A1 साइज में, उसकी कदर ही नहीं होगी, ऐसे ही पड़ा रहेगा, ना तो फ्रेम करके रखेगा, ना बेचारा केयर करेगा। जब सामने वाला थाउजेंड्स में पे करेगा, उसके अच्छा खासा देगा, तभी तो केयर करेगा, तभी तो उसकी एक रिस्पेक्ट बनेगी, हाँ यार ये चीज़ वैल्यूएबल है। दैट इज़ वाई आर्ट की वैल्यू होती है, लेकिन लोग पे करते हैं। एंड मुझे एक चीज बताओ, जैसे हम बोलो। ओल्ड आर्टिस्ट, बहुत सारे रिनोन जो नोन आर्टिस्ट हैं, बहुत पहले के फेमस फेमस, जिनके आर्टिस्ट अभी इतने इतने ज्यादा वैल्यू है उनकी, लोग देखते हैं कि ये इतने करोड़ों में बिक रही है, बहुत लोगों को मतलब नहीं समझ में आता उसका। हाँ इसका मतलब क्या है, बोल देते हैं कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। उस चीज को कैसे देखते हो। देखो, जब आर्ट पेंटिंग सेल हो रही है, पहली चीज़ तो ये कि ऐसे ही कोई शॉपिंग करने नहीं चला जाता। जैसे ऐसा होता है ना जैसे वो सेल्समैन होता है कि सर आपके लिए प्रोडक्ट बढ़िया है, ये ले लो, हाँ दे दे यार कोई बात नहीं, कितने देने हैं ले। ऐसा नहीं होता आर्ट। अगर आप आर्ट कलेक्ट कर रहे हो या परचेज कर रहे हो तो भाई उस नॉलेज होगी। भाई अगर एज एन आर्टिस्ट या फिर एज अ आर्ट लवर मैं कोई पेंटिंग लूंगा तो मुझे उसकी नॉलेज होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता करोड़ों में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कल को गया जाके बिना ऐसे उठा के ले लिया, वो केस अलग है, उसके बारे में बताऊंगा। पर पहला केस ये है कि नॉलेज होगी। अब नॉलेज होगी तो आपको आर्टिस्ट के बारे में पता होगा। जैसे अभी राजा रवि वर्मा की पेंटिंग इतने करोड़ों में बिकी है, जिस पर्सन ने ली होगी वो राजा रवि वर्मा की लाइफ से वाकिफ होगा कि भाई उसने पूरी जर्नी में ये काम किया। आर्ट जब सेल होती है, इमोशनली सेल होती है, मैं तो ये मानता हूँ, इमोशनल कनेक्शन होता है।
एक फीलिंग होती है, लोग कलेक्ट करते हैं, खरीदते नहीं। कभी सेलिंग का वर्ड नहीं आता आर्ट में, कलेक्ट वर्ड आता है। कलेक्शन में है, कलेक्ट हुई है आर्ट, कलेक्टेबल आइटम होता है ये। तो जो लेता है ना, वो उसको प्यार होता है उस चीज से, तो उसको प्यार होता है उस चीज से। अब एक एग्जाम्पल मानते हैं ये पेंटिंग है, अगर ये लेना है, कोई भी पर्सन इस पेंटिंग को लेता है मेरी रेम्ब्रांट वाली, तो पहले तो वो मुझे जानता होगा, ठीक है, मुझे मेरी लाइफ देखी होगी भाई, मैंने कैसे कैसे काम किया पूरी जर्नी में, और वो मेरा एक थोड़ा सा एक छोटा मोटा फैन भी होगा कि यार साहिल कमाल का आर्टिस्ट है, ठीक है, बड़ा फैन बन चुका हो, एक इमोशनली कनेक्ट हो चुका होगा यार। कल को मैं ऑफर निकालता हूँ कि मैं अपनी पेंटिंग इतने लाखों में दूंगा, जो पर्सन इतने सालों से देख रहा है मुझे, कनेक्टेड है, वो एक इमोशनल हो जाएगा, भावुक हो जाएगा कि नहीं यार मुझे लेनी है भाई, मेरे को एक यादगार रहेगी, मेमोरी रहेगी मेरी इसके साथ, तो उस वे से वो लेता है। तो अब लोग जो लोग बोलते हैं वेस्ट ऑफ मनी है, उनको लगेगा वेस्ट मनी है, बट डेफिनेटली इतना पैसा क्यों देना है एक चीज के लिए, बट लोग उसको कलेक्ट कर रहे हैं। और जो देता है, वो जो कलेक्ट करता है पेंटिंग को, इमोशनली कनेक्टेड बनता है भाई वो। जो ले रहा है ना, सच बताऊं, जो लाखों में पे कर रहा है, वो ऑलरेडी करोड़ों में कमा रहा है, फैक्ट तो ये है। तो उसके लिए छोटी बात है ये। हम कभी भी ऐसा नहीं करते, कमा तो कुछ मान लो कि 50,000 कमा रहा हूं मैं और लाखों की शॉपिंग करके आया हूं, तो वो तो गरीब का गरीब ही रहेगा। जो एक्चुअल में खर्च कर रहा है, करोड़ जिसने दी है, वो ऑलरेडी कई बिलियंस में कमा रहा होगा, उसका एक छोटा सा हिस्सा है लाइफ का, तो वो उस तरीके से। दूसरा बात ये, एक दूसरी चीज ये भी होती है, कई लोग बोलते हैं कि ब्लैक पैसे को वाइट करने के लिए भी होती है ये पेंटिंग्स, ये है कहीं ना कहीं ये सच बात है, बट इसको पब्लिकली नहीं बोल सकते, थोड़ा सा ऑफेंड हो जाते हैं लोग। वैसे ये है, कई लोग अंधा पैसा जिसके पास होता है ना, मुझे वाइट करना है पैसे को, पेंटिंग खरीद ले, खरीद के उसका जो टैक्स वैक्स जो भी लग के हटना है, कैश में खरीद ले, वो फिर उसका अमाउंट दिख जाएगी, फिर उस पेंटिंग को दोबारा बेच दे, अपना पैसा वापस आ गया, दिखा दे रीसेल, वो कलेक्ट हुई है, कलेक्शन में गई है, दोबारा हमने ली है। तो ये इस तरीके से होता है। जितने आर्टिस्ट को मैं भी जानता हूँ, मैं भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हूँ, जैसे रेम्ब्रांट हो गया, अपनी इतनी बजट तो नहीं है, औकात नहीं है इतना खरीदने की, बट अगर रेम्ब्रांट की एक्चुअल में जो काम किया पेंटिंग मुझे देखने को ही मिल जाती है, तो कितना इमोशन ऐसे कनेक्ट हो जाता हूँ मैं यार, कई देर से खड़ा होकर देखता रहूँगा। और मेरा तो वो सपना भी है इटली वगैरह जाने का, वहाँ पर जो एक्चुअल में आर्ट हुई है, आंखों से देखने का, वो कनेक्शन ही काफ़ी है। तो मैं ये मानता हूँ कि जब पेंटिंग सेल हो रही है, तो इस वजह से हो रही है सेल, और कलेक्ट हो रही है, मतलब कलेक्शंस में। एंड मोस्टली जो एक टर्म इंडियंस को लेकर है कि इंडिया में आर्ट की वैल्यू नहीं है, लगता है ऐसा तुम्हें भी कि नहीं कम है थोड़ी या नहीं है? देखो, इंडिया में आर्ट की वैल्यू, सच बताऊं ना, मैं आप एक एग्जांपल के मदद से थोड़ा आप समझाता हूँ, मतलब जो मैं समझता हूँ। कुछ टाइम पहले मुझे लगता था कि लोग ना 1,000 रुपये भी नहीं देंगे मेरे काम के, या फिर 2,000 मांग लेता था किसी को, प्राइस कम करवाने लगते थे। मुझे लगा इंडिया में नहीं है यार, इंडिया में तो मानेंगे ही नहीं। बाहर के क्लाइंट पकड़ता हूँ, बाहर के लोगों को बोलता हूँ, वो देंगे, पैसा देंगे। अब मेरे साथ दोनों सीन हुआ। एक इंडियन क्लाइंट है जो मुझे 10,000 तक भी कई बार पे कर देते हैं, ठीक है। वहीं पे यूएस का एक क्लाइंट मुझे मिला था, उसको भी मैंने सेम प्राइस बताया था, उसने मना कर दिया। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई भाई, प्रॉब्लम ना इंडिया में है ना बाहर है, प्रॉब्लम आप में है। मैं अपना केस बताऊं, प्रॉब्लम मेरे में है, अगर मैं नहीं समझा पा रहा तो। आज की डेट में जैसे ट्रेनिंग सेल करता हूँ मैं, 5,000 प्लस की रहती है। मुझे ना जब बनाई थी मैंने, तो मुझे लगा नहीं नहीं बेच पाऊंगा यार, 5,000 कौन देगा भाई। बट आज मुझे इतना समझ में आया कि यार मेरे अंदर वो वैल्यू होना चाहिए, मेरे अंदर दम होना चाहिए। मैं सामने वाले को बोलूँ ना, आज नहीं तो कल भाई खरीदनी तो इसी प्राइस में पड़ेगी, आपको वो वैल्यू मैं फील करवाऊंगा कि तेरे लिए ज़रूरी है ये, और तू ये प्राइस देगा तब तू काम करेगा इसमें आके, तब तेरे को ये फील आएगी। तो मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में बहुत ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं। अब मेरे पास एक काफ़ी, मेरे ना 1 साल से कनेक्टेड है यार वो बंदा, लाइव क्लास लेता है मेरे से। क्या बंदा है, मतलब उसको मैं अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करता हूँ, मैं अमाउंट तो नहीं बता सकता। बंदा फ्रैंक है एकदम, बात अच्छे से होती है, बढ़िया रहता है, और आर्ट को लेके इतना जागरूक है, बोलता है यार कोई बात नहीं, क्या हो गया, पैसा आना जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे फिर फील हुआ यार, देखो दूसरी दूसरी बात ये भी है कि उसने कहीं और क्लासेस भी ली थी, ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे से ऐसे ही आ गया, नहीं, कई क्लासेस लेके आया है वो।
उसको सिर्फ एक चीज़ क्लिक करेगी, मेरा समझाने का तरीका, मेरा फ्रैंक बिहेवियर। उसको फ़ील हुआ इंडिया से ही है, इंडिया से अच्छी अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ उससे मैं। तो इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है यार, प्रॉब्लम हम में है, हम नहीं समझा पा रहे। यार लोग इंडिया में 60-60 लाख की फॉर्च्यूनर ले लेते हैं। भाई लोग बहुत पैसा है इंडिया में, बहुत। लोग इतना अंधा खर्च करते हैं सच बताऊँ तो। थार, फॉर्च्यूनर ऐसे निकलवाते हैं गाड़ी जैसे कि कुछ वैसे हो। शॉपिंग खरीदने जा रहे हैं, निकलवा ली एक थार, किले बेच देंगे, करवा दिया ले। आईफ़ोन ले रहे हैं, पूरे इंडिया में आईफ़ोन की लहर दौड़ चुकी है, पैसा कहीं नहीं है, पैसे की कमी नहीं है इंडिया में भाई। मैं तो ये मानता हूँ सच बताऊँ, आपको करना आना चाहिए कन्विंस। बात है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो ठेले पर जाके 10 रुपए की चाय पीते हैं और कुछ लोग हाँ। होते हैं जो स्टारबक्स में जाके 500 रुपए की कॉफी पीते हैं। एंड आप पे आप किसको टारगेट कर रहे हो? किसको टारगेट कर रहे हो भाई, सही कह रहे हो। क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ये सोचा कि ये टारगेट अच्छी ऑडियंस को करूँगा, इसलिए मैं थोड़ा सा समझदारी वाला कंटेंट बनाता हूँ, जो थोड़ा ऐसा हो ना जिसको समझ में नहीं आ रहा, वो अट्रैक्ट ही ना हो इस कंटेंट से, इसलिए मैं ऐसा थोड़ा बनाता हूँ। रीच का सैक्रिफाइस देना पड़ेगा कि समझ लो आप हाँ इसमें व्यूज नहीं आएंगे, बट आप क्लियर हो कि टारगेट को आप हिट कर रहे हो अपने और खुश हो। 10,000, 20,000, 1 लाख में ही खुश हो। वही तो कह रहा हूँ, मैंने भी रीच का सेक्रीफाइस किया है। मेरे कहाँ बढ़ रहे हैं फॉलोवर्स नहीं है मेरे, बट मैं वही चाहता हूँ यार। देखो 10 लोग भी कनेक्टेड है, अगर 10 लोग भी अच्छा पे कर रहे हैं, ये चीज़ थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि चलो रीच नहीं है, अच्छी ऑडियंस है, बढ़िया है, हो जाएगा काम, कर सकते हैं। इस चीज को लेके मैंने तो जैसे बताया अभी, मुझे पता है कि कुछ लोग 10 रुपए की चाय पीते हैं और कुछ लोग 500 रुपए हाँ की कॉफी पीते हैं। मैं समझ जाता हूँ कि भाई कुछ भी करो, चलो मैं कैसे भी करके हिट कर लूंगा। हाँ, ये काफ़ी डिले रहा, बट मैं सच बताऊँ काफ़ी अच्छा है पॉडकास्ट यार। वीडियो अटकी, मैं रियलिटी बताऊँ, वो कहते हैं ना कि लो क्वालिटी वीडियो में ही दम होता है, नेवर स्किप लो क्वालिटी वीडियोस। वो रील आती है नेवर स्किप लो क्वालिटी वीडियोस, वो